आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रॉम सीजन 3 को डिटेल में समझने वाले हैं। सीजन 3 के पहले एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पर पिछला सीजन खत्म हुआ था। टैबी के उस लाइट हाउस से गिरने के बाद सीधा उसे रियल वर्ल्ड के अंदर हॉस्पिटल में होश आता है, जहां पर डॉक्टर उसको यह बताती है कि टैबी 2 हाइकर्स को 3 दिन पहले जंगलों में घायल हालत में मिली थी। तब डॉक्टर उससे पूछती है कि उसको हुआ क्या था, लेकिन टैबी ये जानती थी कि अगर वो मॉन्स्टर्स या फिर उस टाउन के बारे में किसी को कुछ भी बताएगी तो लोग उल्टा उसे ही पागल समझेंगे, इसलिए वो शांत रहने का फैसला करती है। पर क्योंकि टैबी उनको घायल हालत में मिली थी, इसलिए प्रोटोकॉल के हिसाब से हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को बुलाया था, जो कि कुछ ही समय में वहां पर आने वाले थे। अब ये बात जानने के बाद पहले तो टैबी थोड़ा सा नॉर्मल रहती है, मगर जैसे ही डॉक्टर उसके रूम से जाती है तो टैबी भी जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके और विक्टर का लंच बॉक्स लेकर हॉस्पिटल से चुपचाप भागकर बाहर आ जाती है। यानी कि एक चीज तो बिल्कुल सच थी कि वो शापित टाउन रियल में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि विक्टर का दिया हुआ वो लंच बॉक्स का टैबी के हाथ में होना एक बहुत बड़ा सबूत था कि वो असल दुनिया में आ गई थी। और वो बाहर भी इसलिए ही भागने की कोशिश करती है क्योंकि वह किसी को भी इस बारे में बता नहीं सकती थी। उसे अभी भी जिम, जूली और इथन की चिंता हो रही थी। अब बाहर आने पर टैबी को थोड़ी सी दूरी पर व्हाइट बॉय दिखाई देता है, जो कि हंसते हुए उसको हाय कर रहा था, और उसको देखकर टैबी उसके पास जाने की कोशिश करती है, पर व्हाइट बॉय जल्दी से एक स्टोर में घुस गया था। टैबी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उस बच्चे को पकड़ती है तो वो बच्चा कोई और ही निकलता है। अब टैबी एक लड़की से फोन मांगकर अपनी माँ को कॉल करती है, जो कि इतने समय बाद टैबी की आवाज सुनकर रोने लग गई थी। अब वो लगातार टैबी से पूछने लगती है कि इतने समय से वो लोग कहाँ थे, और उनके नाम की मिसिंग रिपोर्ट भी फाइल करा दी गई थी। लेकिन टैबी उन्हें भी बस इतना ही कहती है कि सब सही है और वो टेंशन ना ले। इतना बोलकर वो लड़की को फोन वापस करते हुए वहाँ पर एक चर्च में चली जाती है। मीनवाइल हम टाउन के अंदर बॉयड को देखते हैं, जो कि अपनी पट्टियों को चेंज कर रहा था। तब वापस से उसके सामने खतरी आता है, जो कि बॉयड की ही सोच थी, और वो दोनों अभी की सिचुएशन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी बॉयड को बाहर से इथन के चिल्लाने की आवाज आती है। अब बाहर जाने पर उसको इथन दिखता है, जिसको मिसेस लू खींचकर अपने साथ ले जा रही थी, क्योंकि इथन टैबी को ढूंढने के लिए जंगल में जाना चाहता था। तब जिम भी उधर आकर इथन को समझाता है और जबरदस्ती घर के अंदर भेज देता है। टैबी के बारे में जूली भी जिम से कोई बात नहीं कर रही थी। जिम को यह सब सही नहीं लगता, इसलिए वो अकेले टैबी को ढूंढने जाने का डिसाइड करता है। लेकिन बॉयड उसको समझाने की कोशिश करता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अब तक टैबी जिंदा ही ना बची हो। पर यह बात सुनकर जिम को काफी गुस्सा आ गया था। खैर, इतने में ही वहाँ पर कैनी भी आ जाता है, और तब बॉयड जिम को समझाता है कि अगर वो जंगल में जाना ही चाहता है तो उसको हर चीज की अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी। जिम इस पर मान जाता है। तब बॉयड उन्हें उस टेंट वाले हादसे और मकड़ियों के जाले के बारे में बताता है, जो कि उसके और सैरा के साथ हुए थे। कहीं ना कहीं उसको यह बात समझ आ गई थी कि लाइट हाउस तक जाने के लिए रास्ता मकड़ियों के जालों से होकर ही जाता है। इनफैक्ट वो लोग तो सीजन 1 के एंड में क्लिफ तक पहुंच भी गए थे, तो हो सकता है कि वहां पर पक्का आसपास ही वो लाइट हाउस रहा होगा। इसलिए वो कहता है कि अगर उसे मकड़ियों के जाले दिखाई दें तो वह समझ जाए कि वह सही दिशा की तरफ जा रहा है। खैर, अब बॉयड की बातें सुनने के बाद कैनी भी जिम की सेफ्टी के लिए उसके साथ जाना चाहता था, क्योंकि कैनी नहीं चाहता था कि जूली और इथन टैबी के बाद अब जिम को भी खो दें। खैर, अभी जब दोनों बाहर जाते हैं तभी बार के अंदर से बाहर कोई कुछ फेंकता है। फिर बार के अंदर जाने पर उनको पता चलता है कि वह जेड था, जिसने बार में ही रस्सियों की मदद से हवा में वही सिंबल बनाया हुआ था, और वह खुद उसके नीचे लेटकर उसको समझने की कोशिश कर रहा था, मगर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस के अंदर फातिमा की तबीयत प्रेगनेंसी की वजह से खराब हो रही थी। तब एलेक्स के पास टेली आकर यह बताती है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती 2 महीनों में काफी ज्यादा मुश्किलें आती हैं। तभी डोना जल्दी में वहाँ पर आकर एलेक्स को उसके साथ कहीं चलने के लिए कहती है। वहीं अब तक जिम और कैनी के जाने का समय हो चुका था।
तब कैनी अपनी माँ से मिलता है, जो कि उसको ध्यान से जाने के लिए बोलती है, और वहीं जिम भी इथन और जूली को ध्यान रखने के लिए कहकर कैनी के साथ निकल पड़ता है। अब बॉयड उन्हें देख ही रहा था कि तभी एलेक्स बॉयड के पास आकर उसे अपने साथ फसलों की तरफ ले जाता है, जहां पर डोना और सब काफी परेशान थे क्योंकि वहां पर मौजूद सारी फसलें पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, जो कि उनका 1 साल तक का स्टॉक था, जिसके बारे में अब गांव में सबको पता चल चुका था कि वहां पर फसलें सड़ रही हैं। इसलिए वह मिसेस लू के घर में जबरदस्ती घुसकर वहां से सब्जियां उठाने लगते हैं। मिसेस लू उनको रोकने की कोशिश कर रही थी पर कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। मीनवाइल हम रेंडल को देखते हैं, जो कि एल्मा नाम की बकरी को जान से मारकर खाने के लिए लेकर जा रहा था। तब विक्टर और इथन उसे रोकने की कोशिश करते हैं और रेंडल और विक्टर के बीच बहस हो जाती है, जिससे गुस्से में रेंडल अपनी गन निकाल लेता है। लेकिन इतने में ही बॉयड वहां पर आकर दोनों को जैसे तैसे शांत करवाता है और रेंडल से एल्मा को ले लेता है, क्योंकि वह किसी भी हालत में जानवरों को मारकर नहीं खा सकते थे, क्योंकि वही जानवर उनको दूध और अंडे दे रहे थे, तो वो उनको नहीं खा सकते थे और अभी बस बॉयड को लोगों के साथ की जरूरत थी। रेंडल और बाकी सब भी इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। अब आगे जब बॉयड जाकर मिसेस लू और डोना से इस बारे में बात करता है, तो मिसेस लू उन्हें थोड़ी थोड़ी फसल को अलग अलग जगह उगाने के लिए कहती है, ताकि उन्हें उपजाऊ मिट्टी के बारे में पता लग पाए, और तब तक उनके पास जानवरों को मारने के अलावा सच में कोई रास्ता नहीं था। तब बॉयड भी इस पर मानता है, लेकिन इथन ने उनकी बातें सुन ली थी, जिससे वह काफी परेशान था। तब बॉयड इस बारे में जाकर उसे समझाता है और इथन भी उसकी बात को समझ रहा था। अब तभी हम जिम और कैनी को देख पाते हैं, जिन्हें जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते शाम हो गई थी, पर उन्हें कोई भी मकड़ी के जाले नहीं दिख रहे थे। तब वो चलते हुए एक अजीब से स्कैरी पुतले के पास आकर रुकते हैं, और आगे तो और भी ज्यादा पुतले थे, जिन्हें देखकर दोनों में से किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। और इन सभी पुतलों के ऊपर की वगैरह लगाई गई थीं, तो शायद से ये सभी वुडू डॉल्स हो सकती हैं, जिन्हें ब्लैक मैजिक के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। अब आगे जाने पर कुछ झोपड़ियों के पास वह पहुंच गए थे, जहां पर शायद बहुत पहले के समय में कोई रहता होगा। वहां का माहौल थोड़ा अजीब था और कैनी को लग रहा था कि वह भटक चुके हैं, इसलिए रात में वो झोपड़ी में ही उस ताबीज को लगाकर रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि जल्दी ही अंधेरा होने वाला था। वहीं कैनी और जिम जब झोपड़ी में बैठे हुए थे, तभी उन्हें बाहर से मॉन्स्टर्स की आवाज आती है और वो शांत हो जाते हैं। और अब क्योंकि जिम को भी लग रहा था कि वो गलत रास्ते पर हैं, और वो ये भी समझ चुका था कि टैबी जिम को घर पर इसी वजह से छोड़कर गई थी, ताकि अगर उन दोनों में से किसी एक को कुछ हो भी जाए तो दूसरा बच्चों का ध्यान सही से रख पाए। तो वो डिसाइड करता है कि सुबह वो लोग वापस से टाउन में लौट जाएंगे। अब आगे हम टैबी को देख पाते हैं, जो कि थॉमस के मरने के बाद पहली बार चर्च में आई थी, और थॉमस उसका वो बच्चा था जो कि इन दोनों की ही गलती की वजह से गिरकर खत्म हो गया था। जहां पर वो कन्फेशन रूम में अपनी अभी की सिचुएशन के बारे में सब डिस्कस करती है कि वो अपने परिवार के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो तो किसी भयानक जगह से वापस आ गई थी, पर उसका परिवार अभी भी वहीं पर फंसा हुआ है। तब फादर को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन टैबी उन्हें कुछ समझाना नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि अगर वो इस बारे में किसी को कुछ बताएगी भी तो लोग उसकी बात पर भरोसा नहीं करने वाले, और यही सोचकर वो वहां से जाने लगती है। तब फादर उसे रोकते हैं, क्योंकि उन्हें टैबी बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही थी और वो उसकी हेल्प करना चाहते थे। खैर, तब टैबी उन्हें उस जगह के बारे में बताती है जहां पर वो फंसी हुई थी, पर जैसे कि टैबी को लगा था कि कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा, और सच में फादर को उसकी बात पर भरोसा नहीं था, और वो टैबी के पास मौजूद लंच बॉक्स के बारे में पूछते हैं, जिस पर टैबी उन्हें विक्टर के बारे में बताती है, और फादर के सामने ही उस लंच बॉक्स को खोलती है, जिसमें विक्टर के रियल वर्ल्ड के घर का पता लिखा हुआ था, और इत्तेफाक से वो घर उसी टाउन में था। अब टैबी विक्टर के रियल वर्ल्ड वाले घर पर जाने का डिसाइड करती है, जहां पर जाने पर उसे विक्टर के घर के बाहर उसकी मुलाकात विक्टर के पिता हेनरी से होती है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डीमोनोलॉजी की थ्योरी है, जिसको कि मैं आपको वीडियो के एंड में समझाऊंगा, जिसे समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये व्हाइट बॉय कौन है, और ऐसा ही क्यों हुआ कि विक्टर ने अपने रियल वर्ल्ड वाला पता लिखकर टैबी को दिया,
और इत्तेफाक से टैबी लाइट हाउस से गिरने के बाद उसी शहर में क्यों आई। खैर, अब टैबी के हाथ में हेनरी विक्टर का लंच बॉक्स देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। वहीं रात में जब बॉयड शराब पी रहा था तभी जेड बाहर आता है। पास में ही एनिमल हाउस के अंदर घुसकर सभी मॉन्स्टर्स ने जानवरों को आजाद कर दिया था जो कि टाउन में घूमते हुए जंगल में जा रहे थे, जिनको देखकर बॉयड तुरंत ही जेड के साथ बाहर जाकर उन जानवरों को वापस से एनिमल हाउस के अंदर ले जाने की कोशिश करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर ये मॉन्स्टर्स और यहाँ पर जो कोई भी एंटिटी है वो इन लोगों की परेशानी को और बढ़ाना चाहते हो। हम जानते हैं कि उनके पास फसल नहीं थी और अगर जानवरों को खो दिया तो सब लोग भूख से ही मर जाते। तब मिसेस लू भी उनकी हेल्प करने के लिए बाहर चली जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर्स जेड के सामने ही एक काऊ को जान से मार डालते हैं और अब उनका प्लान जेड और बाकी सबको मारने का था। इसलिए तब बॉयड जल्दी से मिसेस लू के साथ बचने के लिए एनिमल हाउस की तरफ जाने लगता है। वहीं इथन को अब एल्मा बकरी बाहर घूमते हुए दिखती है और वो उसको बचाने के लिए बाहर जाने लगता है, लेकिन जूली उसको रोक लेती है। लेकिन गेट खुलने की वजह से अब घर में एक मॉन्स्टर आ गई थी जो कि जूली और इथन को मारने के लिए घर में घुस जाती है। तब जूली और इथन जल्दी से पीछे वाले गेट से बाहर भागते हैं जहां पर सैरा भी थी और वो जल्दी से उन्हें अपने साथ झाड़ियों के बीच में छुपा लेती है, जिससे कि मॉन्स्टर्स उनको देख ना पाएं। तब तक रेंडल ने भी सब कुछ देख लिया था और वह सैरा, जूली और एथन की हेल्प करने के लिए जल्दी से बस का गेट खोलकर उन्हें अंदर बुला लेता है। उधर विक्टर और जेड जल्दी से जल्दी बार में ज्यादा से ज्यादा जानवरों को लेकर छिप जाते हैं। अब तक बॉयड और मिसेस लू भी एनिमल शेल्टर में जाकर गेट को बंद कर चुके थे, लेकिन अंदर कुछ मॉन्स्टर्स पहले से ही मौजूद होते हैं जो कि बॉयड और मिसेस लू को पकड़ लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब प्लानिंग के तहत हो रहा हो, और जैसा कि बॉयड ने सीजन 2 के एपिसोड 10 में चिल्लाकर जंगल के अंदर यह कहा था कि वो उनको तोड़ नहीं सकते, और तभी उस सेम बात को बोलते हुए एक मॉन्स्टर बॉयड के पास आकर उसे एक पिलर से बांध देता है और बॉयड को तोड़ने के लिए वो मिसेस लू को टॉर्चर करने लगते हैं, जो कि बॉयड से देखा नहीं जाता और वो रोने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर बॉयड की उन बातों ने मॉन्स्टर्स को प्रोवोक कर दिया हो, जिसके चलते वो उसको दिखा रहे थे कि वह कुछ भी कर सकते हैं और वो लोग चाहें तो सभी लोगों को अभी ही मार सकते हैं, लेकिन उन्हें सबको तड़पाकर टॉर्चर करने में ज्यादा मजा आता है। इसलिए ही वो लोग धीरे धीरे ही लोगों को चुन चुन कर मारते हैं, और इस तरह से मॉन्स्टर्स ने मिसेस लू को टॉर्चर कर जान से मार डाला था, जिसके साथ यह एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर बॉयड के सामने ही मिसेस लू को बहुत ही बुरी तरह से खत्म कर दिया गया था, जिससे बॉयड को सुबह तक बहुत गुस्सा आता रहता है। अब सुबह जब जेड आकर बॉयड को खोलता है तो बॉयड मिसेस लू को गले लगाकर जोर जोर से रोने लग गया था। वहीं हम कैनी को देख पाते हैं, जिसे अभी अपने माँ के मौत के बारे में पता नहीं था। कैनी ऑलरेडी अपने पिता को खो चुका था और अब उसने अपनी माँ को भी खो दिया था। खैर, यहाँ पर उन्हें ये भी बात पता चलता है कि वहाँ पास में जो लेक थी उसके इर्द गिर्द वाले जमीन पर फसल अच्छे से उपज रहे थे, जिनको देखकर कैनी और जिम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि टाउन में खाने की कमी होने लग गई है और वहाँ मौजूद सब्जियों से बड़े आराम से उनकी दिक्कत सॉल्व हो सकती थी। अब सीन वापस से टैबी पर आता है, जो कि हेनरी के घर के बाहर जाकर बेहोश हो गई थी और हेनरी उसको घर के अंदर ले आया था, पर क्योंकि उसे टैबी के इंट्रूडर होने का भी डर था, इसलिए उसने पुलिस को भी कॉल कर दिया होता है, यानी कि वहाँ पर अब जल्द ही पुलिस आने वाली थी। तब टैबी सबसे पहले तो हेनरी को उस टाउन के बारे में बताती है जहाँ पर वह फंस गई थी। साथ ही साथ वो उसे यह भी बताती है कि विक्टर अभी भी जिंदा है, जिसको सुनकर हेनरी काफी शॉक्ड था, मगर उसे अभी टैबी की बातों पर भरोसा नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है, आखिर कौन ही भरोसा करेगा। तब टैबी हेनरी को यकीन दिलवाने के लिए उन सभी लोगों के बारे में बताती है जो कि टाउन में फंस गए थे और असल दुनिया में सच में उनके गायब होने के बारे में काफी सारे आर्टिकल्स मौजूद थे। पर अभी भी हेनरी को टैबी पर पूरी तरह भरोसा नहीं था और बस वो उससे लगातार उस लंच बॉक्स के बारे में पूछे जा रहा था।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद से विक्टर को टैबी ने मार दिया हो और अब सालों बाद यहाँ पर वो आ गई हो। तब टैबी यह बोलती है कि वो टावर में फंसे बच्चों की हेल्प करने के लिए गई थी, यानी कि लाइट हाउस में, जहाँ पर एक बच्चे ने उसे यह बोलते हुए टावर से नीचे फेंक दिया था कि यही एक रास्ता है। अब इस बात को सुनने के बाद हेनरी एकदम से चौंक जाता है और अब अचानक से उसे टैबी की बातों पर भरोसा होना चालू हो गया था। इसलिए पुलिस के घर के बाहर आने पर भी वो उनसे यह कहता है कि उसे एक गलतफहमी हो गई थी, जिसे सुन पुलिस भी वहां से चली जाती है। और बाद में हम जान पाते हैं कि मिरांडा यानी कि विक्टर की मॉम ने भी हेनरी को काफी बार उन फंसे हुए बच्चों के बारे में बताया था जिन्हें वो बचाना चाहती थी, लेकिन 40 साल पहले वो विक्टर और उसकी बहन एलोइस को लेकर अचानक गायब हो गई और कभी नहीं लौटी। यानी कि मिरांडा को ऐसे सपने आया करते थे कि कुछ बच्चे फंसे हुए हैं और उसे कैसे भी उन बच्चों को बचाना है। हेनरी अभी भी टैबी से बोलता है कि अगर वह किसी तरह का घिनौना मजाक कर रही है तो वो उसको अभी बता दे, क्योंकि वो इस उम्मीद के साथ रहना नहीं चाहता कि उसका बेटा विक्टर जिंदा है। पर टैबी बस उसे इतना कहती है कि यह सब सच है और विक्टर सच में बहुत अच्छा है। वहीं टाउन में अब तक सबको धीरे धीरे मिसेस लू के खत्म हो जाने के बारे में पता चल चुका था। मिसेस लू बहुत ही अच्छी लेडी थी, जिस वजह से सभी काफी दुखी होते हैं, क्योंकि लास्ट डे काफी लोगों ने मिसेस लू के साथ बदतमीजी भी करी थी। पर मिसेस लू थी ही ऐसी कि वो सबके लिए खाना बनाया करती थी और सब उनसे बहुत खुश थे। अब इथन भी इस बात को सुनकर रोने लगता है। तभी अचानक से गुस्से में विक्टर कहीं पर जाने लग गया था, जिसके बारे में वह किसी को कुछ नहीं बताता। अब बॉयड भी जब मिसेस लू की लाश को कैनी के आने तक उनको चर्च में रखकर आ रहा होता है, तब उसे वो पल याद आने लगते हैं जब मिसेस लू को मॉन्स्टर्स नोच रहे थे और वो मैंडरिन में बॉयड से कुछ बोल रही थी जो कि उसको ऑब्वियसली समझ में नहीं आया था। तभी डोना भी बॉयड के ऊपर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि बॉयड को ही जानवरों को बचाता देख मिसेस लू बाहर आई थी। लेकिन कहीं ना कहीं डोना भी जानती थी और बॉयड भी जानता था कि वो दोनों ही मिसेस लू की मॉन्स्टर्स के सामने कोई हेल्प नहीं कर सकते थे। और क्रिस्टी को भी जब सैरा से इस बारे में पता चलता है तो वो भी रोते हुए क्लिनिक से टाउन में आ जाती है। अब हम देखते हैं कि बॉयड बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और तब क्रिस्टी उसे वो पल याद दिलाती है जब सैरा ने इथन के ऊपर हमला करा था और क्रिस्टी को लग रहा था कि वो सब उसकी गलती है, मगर तब बॉयड ने उसको समझाया था और अभी लगभग सेम सिनारियो बॉयड के साथ था, क्योंकि सच में वो मिसेस लू की कोई मदद नहीं कर सकता था। तभी टाउन के अंदर अचानक से जिम और कैनी खुशी खुशी ढेर सारी सब्जियां लेकर आते हैं, लेकिन टाउन में सब कैनी को उदास होकर देख रहे थे, जिससे कैनी लगभग समझ जाता है और डाइनर के बाहर जाकर मैंडरिन में अपनी माँ को बुलाता है, मगर अंदर से उसे कोई आवाज नहीं आती। और तब कैनी रोते हुए डाइनर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर क्रिस्टी उसे संभालने के लिए आती है। तब कैनी उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्रिस्टी कैनी के देखने से पहले मिसेस लू की बॉडी को सिल दे, क्योंकि कैनी अब अपने पिता की तरह ही अपनी मां की बॉडी को उस हालत में नहीं देखना चाहता। क्रिस्टी भी इस बात पर मान जाती है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। तभी डाइनर के रेडियो में सेलिब्रेशन वाला गाना बजने लगा था, जिससे कि वो रेडियो कैनी को प्रोवोक कर रहा था। तब गुस्से में कैनी उस रेडियो को तोड़कर वहां से चला जाता है। अब जब जिम घर पर पहुंचता है तो जूली उस पर बहुत गुस्सा करती है कि वो रात में यहाँ पर नहीं थे और उनकी वजह से उन दोनों की जान जाते जाते बची। और कहीं ना कहीं अब जूली को लग रहा था कि शायद टैबी जिंदा नहीं होगी। तभी हम फातिमा को देखते हैं, जिसे अभी भी लगातार वोमिटिंग होती जा रही थी, जिस वजह से उसे क्लिनिक में ले जाने लगते हैं, जहाँ पर आज क्रिस्टी नहीं थी। इसलिए म्यूरियल फातिमा का चेकअप करती है। असल में आजकल फातिमा को बस भूख नहीं लग रही थी और उसके खाना ना खाने की वजह से यह सब हो रहा था। वो बच्चे के लिए फातिमा को खाना खाते रहने के लिए बोलती है और उसके अलावा उसे कोई और इशू नहीं दिखता, जिससे अभी एलेक्स को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। लेकिन हम फातिमा की हालत को देखकर समझ सकते हैं कि उसके साथ कुछ तो बुरा हो रहा था। खैर, जब वो कॉलोनी हाउस में वापस जाते हैं तो फातिमा की नजर खराब हुई सब्जियों पर पड़ जाती है, जिसमें से उसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और इसलिए वह छुपकर उन सब्जियों को खाने लगती है।
जिससे कि उसका पेट भी भर रहा था। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बच्चा उसके पेट में है उसकी वजह से ये सब्जियां सड़ रही हो ताकि उसको अच्छा खाना मिल पाए। हो सकता है कि फतिमा के अंदर जो एंटिटी पल रही है उसको ऐसा ही सड़ा गला खाना अच्छा लगता होगा। वहीं अब क्रिस्टी और जेड मिसेस लू के शरीर को सही से सिलने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पर सैरा एक ड्रेस लेकर आती है जो कि मिसेस लू को बहुत पसंद थी और वो चाहती थी कि जब वो घर पर वापस जाए तो वो उस ड्रेस को पहने, जिसको सुनकर क्रिस्टी भी मिसेस लू को वही ड्रेस पहनाने का डिसाइड करती है। अब आगे हम कैनी को देख पाते हैं जो कि गुस्से में बार में मौजूद काफी सारी शराब को बॉटल्स में भर रहा था ताकि वह मॉन्स्टर्स के केव में जाकर उनको जलाकर खत्म कर दे। तभी बॉयड उसे समझाने की कोशिश करता है, पर जब कैनी नहीं समझता तो बॉयड भी उसका साथ देने का डिसाइड करता है। लेकिन यह सब बस बॉयड ने कैनी को समझाने के लिए किया था। असल में वो ऐसा करना नहीं चाहता था। और जैसे ही बॉयड कैनी को गुफा के सामने ले जाकर यह बताता है कि मॉन्स्टर्स ने बॉयड के सामने उन्हें मारा था पर बॉयड कुछ नहीं कर पाया, तब बॉयड मिसेस लू के आखिरी शब्दों को भी दोहराता है जो कि मिसेस लू ने मैंडरिन में कहे थे। तब कैनी और भी ज्यादा इमोशनल होकर बताता है कि उसकी माँ ने मरते वक्त बॉयड से यह कहा कि तुम उसका ख्याल रखना क्योंकि मेरे जाने के बाद वो अकेला हो जाएगा। यानी कि वो मैसेज कैनी के लिए था, मतलब कि खत्म होते समय भी मिसेस लू को कैनी की चिंता थी। और यह बात सुनकर तो कैनी बहुत ही ज्यादा रो रहा था। तो बॉयड कैनी को समझाता है और उसे चर्च में लेकर जाता है जहां पर क्रिस्टी और जेड ने भी मेकअप और कपड़ों से मिसेस लू की बॉडी को काफी हद तक सही कर दिया था। वहीं जूली सैरा के पास जाकर लास्ट डे के लिए उसकी हेल्प करने के लिए शुक्रिया बोलती है, पर अभी लास्ट टाइम जूली के साथ जो ट्रांस स्टेट में जाने वाला हादसा हुआ था उसके बाद से वह काफी डरी हुई थी, क्योंकि उसको यह डर था कि वो भी कहीं सैरा की ही तरह उस जगह के कंट्रोल में आकर अपनों को ही नुकसान ना पहुंचा दे। तब सैरा उसे तसल्ली देती है और सब वहां से मिसेस लू के फ्यूनरल में चले जाते हैं। अब असल दुनिया में हेनरी समझ चुका था कि टैबी वहां पर ही क्यों आई। तब वो टैबी को अपने साथ अपने बेसमेंट में लेकर जाता है। वहां पर उसे ढेर सारी मिरांडा की बनाई गई पेंटिंग्स दिखाता है, जिसके अंदर दो पेंटिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक इंसान की पेंटिंग होती है जिसके शरीर के ऊपर येलो कोट था और साथ ही साथ दूसरी इम्पोर्टेंट पेंटिंग थी एक किमोनो वुमन की जो कि ऐसी लग रही थी कि मानो हमेशा पानी में भीगी रहती हो। उसी दौरान हम हेनरी की बातों से जान पाते हैं कि जब मिरांडा उसे मिली थी तब वो लोग बहुत ज्यादा नशे करते थे और ऐसा कुछ नहीं था जो उन्होंने ट्राई ना करा हो, पर मिरांडा के प्रेग्नेंट होने के बाद उन्होंने सब छोड़ दिया था। अब उसके बाद जब बर्थडे पर वो लोग घूमने गए थे तब अचानक से मिरांडा को उन बच्चों की आवाज आई जिसको टैबी भी सुना करती, और मिरांडा ने हेनरी को उस टाउन के बारे में बताया था जहां पर दुनिया के किसी भी कोने से लोग जा सकते थे मगर किसी को भी वहां से आने का रास्ता नहीं पता था और बाहर आने की ही उम्मीद में वहां पर मौजूद लोग हमेशा एक दूसरे का साथ दिया करते थे और वहीं के किसी टावर या फिर किसी लाइट हाउस के अंदर बच्चे फंसे हुए थे और उनको छुड़वाने के लिए अब मिरांडा को चुना गया था। साथ ही साथ मिरांडा ने यह भी कहा था कि उससे पहले भी काफी लोगों को चुना जा चुका गया है, लेकिन कोई भी उन बच्चों को आजाद करवाने में सफल नहीं हुआ। और अब क्योंकि टैबी को भी वही आवाज आ रही है जिसका मतलब साफ है कि अब उसको चुना गया है। तब टैबी वहां पर रखी हुई ड्राइंग्स को देखती है जिसके साथ ही टाउन के अंदर उन बच्चों की, टावर की और व्हाइट बॉय की तस्वीर भी बनी हुई थी, जिसको देखकर टैबी शॉक्ड हो जाती है कि इतने सालों पहले किसी ने वहां पर ड्राइंग बना रखी थी। यानी कि यह बात तो साफ थी कि इस टाउन के अंदर चीजें कुछ साल से नहीं बल्कि सदियों से चलती आ रही थी। वहीं दूसरी ओर टाउन के अंदर मिसेस लू का फ्यूनरल खत्म होने के बाद बॉयड अब एक मॉन्स्टर को पकड़ना चाहता था ताकि वो उन मॉन्स्टर्स के बारे में और जानकारी प्राप्त कर पाए, जिसके लिए वह एलेक्स से तैयार रहने के लिए कहता है। जूली और इथन वहां से जानवरों को देखने के लिए चले गए थे और जिम जब घर जाता है तब अचानक से वहां का फोन बजने लगता है, जिसको उठाने पर दूसरी तरफ से कोई बच्चा खुद को थॉमस बताकर जिम से बात करने लगता है, जिससे कि जिम सहम गया था। यानी कि पक्का यहाँ पर ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे सभी को तोड़ा जा सके। और इसी के साथ में एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है।
अब एपिसोड 3 की शुरुआत में जो फोन के अंदर से थॉमस की आवाज आ रही थी वो जिम को टैबी की मौत का जिम्मेदार बता रहा होता है, जबकि हम तो जानते हैं कि टैबी जिंदा है। साथ ही साथ वो उससे जूली और इथन का ध्यान रखने को भी कहता है, जो कि इनडायरेक्टली कहना चाहता था कि वो दोनों भी मारे जाएंगे। जिम इस बात को सुनकर काफी डर चुका था। वो भागते हुए एनिमल शेल्टर के पास जाकर जल्दी से जूली और इथन को वहां पर घर के अंदर चलने के लिए कहता है, और बॉयड भी जिम की ऐसी हालत देख रहा था जो कि उसे काफी अजीब लगता है। अब असल दुनिया में टैबी हेनरी से बात कर रही होती है कि तभी उसे बाहर से बॉटल्स की आवाज आने लगती है, जिसको सुनकर टैबी चौंक गई थी, पर हेनरी के लिए वो नॉर्मल था। यहाँ पर जो बॉटल ट्री है वो असल में मिरांडा ने ही उनके बैकयार्ड में बनाया था, क्योंकि वो उसे काफी पसंद था। इसको सुनकर टैबी बॉटल ट्री को देखने जाती है, पर उस पेड़ के बीच में कोई जगह नहीं होती जिससे कि वो कहीं जा पाए। और तब हेनरी उसको बताता है कि असल में एक वैसा ही पेड़ है जिसके अंदर बीच में खाली जगह मौजूद है, और उसको देखकर ही मिरांडा ने बैकयार्ड में उस पेड़ की कॉपी बनाना चालू किया था। वो पेड़ थोड़ी ही दूरी पर पार्क में था, और यह चीज वाकई में काफी शॉकिंग है, क्योंकि ऐसा ही पेड़ हमने यहाँ पर टाउन के अंदर भी देखा है। और हेनरी के 35वें जन्मदिन पर उसी पेड़ के पास से मिरांडा को यह अजीब सी आवाजें भी आना चालू हुई थी। तभी दूसरी तरफ टाउन के अंदर हम विक्टर को देखते हैं, जो कि अभी के लिए अपने ही बनाए गए एक पुराने नक्शे को देखकर एक पेड़ के पास जाता है, और वहां से खोदकर एक सूटकेस निकालता हुआ सीधा सैरा के घर में चला जाता है, जहां पर सैरा उस खिलौने को सही कर रही थी जिसको कैनी ने सेकेंड सीजन में तोड़ दिया था, जो कि नाथन का फेवरेट था। अब विक्टर वहां पर कपड़े से एक टेंट बनाकर कुछ चीजें याद करना चाहता था, जिसके अंदर वो साराह को उसकी हेल्प करने के लिए कहता है, और साराह मान भी जाती है। वहीं बॉयड एलेक्स के साथ मिलकर मॉन्स्टर को पकड़ने के बारे में सोच रहा था, ताकि वो उन्हें पकड़कर टॉर्चर करके उस जगह के बारे में सच पता लगा सके। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो घर के अंदर जब ताबीज को लगाते हैं और मॉन्स्टर अंदर नहीं आ पाते, तो हो सकता है कि अगर वो मॉन्स्टर्स को किसी जगह पर बंद करके बाहर ताबीज लगा देंगे, जैसे किसी रूम के अंदर उसे बंद कर दिया और बाहर फिर ताबीज लगा दिया, तो शायद मॉन्स्टर्स घर के अंदर ही कैद होकर रह जाएगा। पर इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि ऐसा कभी किसी ने ट्राई किया नहीं था। अब इतने में ही वहां डोना आती है, जो कि बॉयड को ये करने से मना करती है। वो बॉयड को यह बात समझाती है कि मॉन्स्टर्स को किसी भी तरह से टॉर्चर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें कुछ भी महसूस ही नहीं होता। पर बॉयड को क्रिस्टी ने पिछले सीजन में उस स्माइली मॉन्स्टर को काटने के बाद एक बार यह कहा था कि शायद वो मॉन्स्टर्स भी कभी इंसान थे, और इसलिए उनके इंटरनल ऑर्गन्स भी इंसानों जैसे थे। लेकिन फिर भी डोना बॉयड से ऐसा कुछ करने से मना करती है, क्योंकि ये रिस्की हो सकता था। साथ ही साथ हम उसकी बातों से यह जान पाते हैं कि जेड और कैनी कुछ लोगों को अपने साथ उस लेक के पास लेकर गए हैं, जहां से वो लोग ताजी सब्जियां लेकर आ सकते थे, और उनके साथ में एक रोजर नाम का आदमी जाता है। क्रिस्टी उनके साथ इसलिए जा रही है ताकि वो कैनी को संभाल पाए। वहीं दूसरी ओर कॉलोनी हाउस के बाहर फातिमा सड़ी हुई सब्जियों को देखती है, जिन्हें खाद बनाने के लिए वहां पर रखा गया था। उनको देखकर फातिमा तुरंत ही उनको खाने लगती है, लेकिन टेली उसे देख लेती है। अब यह देखकर फातिमा डर जाती है और खुद को रूम में लॉक कर लेती है, क्योंकि ये बहुत ही एम्बैरेसिंग बात थी कि वो सड़ा हुआ खाना खा रही थी। तब टेली बाहर से उसको यह बताती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर वो भी खाने को डस्टबिन से निकालकर चाटती थी, जिसको सुनकर फातिमा उसको अंदर बुलाती है। और हम फातिमा की बातों से जान पाते हैं कि सच में वह अपने बच्चे और बाकी चीजों को लेकर काफी परेशान है, और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। तब टेली अपने पास मौजूद कुछ टैरो कार्ड्स को निकालती है और फातिमा के बच्चे का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के बारे में डिसाइड करती है। फातिमा को वैसे यह सब बकवास लग रहा था, लेकिन टेली का पति एक समय पर हॉस्पिटल में एडमिट था, और उस समय पर हॉस्पिटल में एक औरत भी थी जिसने की टेली को वो टैरो कार्ड्स दिए थे, और बाद में उन्हीं टैरो कार्ड्स की मदद से टेली को उसके कैंसर के बारे में और उस टाउन के बारे में बहुत कुछ पता चला था, मगर उसने उन चीजों पर उस वक्त ध्यान नहीं दिया था।
खैर उसी समय हम यह बात भी जान पाते हैं कि एल्गिन सेकंड सीजन के बाद से ही किसी डर की वजह से सो नहीं रहा था और अब जाकर वो फाइनली थोड़ी देर के लिए सोया था। खैर अब जैसे ही फातिमा टैरो कार्ड से उसके बच्चे के बारे में पूछती है तो पहले तो एक रेवन बर्ड आकर उनकी विंडो से टकराकर मारी जाती है और जब वो दोबारा ट्राई करते हैं तो एक और रेवन बर्ड ग्लास तोड़कर अंदर आ जाती है और सबके सामने उसकी मौत हो जाती है, जिसको देखकर सभी डर गए थे। यानी कि यहाँ पर फातिमा के बच्चे का फ्यूचर बिल्कुल भी सही नहीं था और मुझे तो लगता है कि वह इंसानी बच्चा है ही नहीं और यहाँ पर जो एंटी गॉड एंटिटी है वो नहीं चाहता होगा कि किसी को भी बच्चे की असलियत पता चले। खैर तभी हम कैन्नी, जेड, रोजर, क्रिस्टी, डेल और 2 और लोगों को देखते हैं जो कि उन्हीं वुडू डॉल्स के पास से सब्जियां लेने के लिए आए हुए थे और हो सकता है कि शायद से ये वुडू डॉल्स ईविल को दूर रखती हों, तभी तो वहाँ पर जो सब्जियां थी वो सड़ी नहीं थी। खैर अब सभी लोग सब्जियां लेने में लग गए थे, लेकिन जेड वहाँ पर भी कुछ काम न करके उसी डायरी के अंदर कुछ लिखने में लगा हुआ था। इस बात पर उसकी डेल से बहस भी हो जाती है। तब जेड थोड़ा सा साइड में जाकर टॉयलेट करने लगता है, तभी अचानक से उसकी नजर कुछ लाल कलर के पत्थरों पर पड़ जाती है जो कि काफी अजीब थे। साथ ही साथ पास में एक पेड़ पर जेड को एक आदमी की बॉडी दिखती है जिसकी आंख पर स्टैब करके उसे पेड़ से चिपकाया गया था। लेकिन जैसे ही जेड उस आदमी के पास जाता है वैसे ही वो आदमी उसका गला पकड़ लेता है, मगर यह सब उसका वहम था और अब जेड किसी भी हाल में उस जगह पर नहीं टिकना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से टाउन की तरफ जाने लगता है। पर क्योंकि जल्दी ही अंधेरा होने वाला था और जेड मारा जा सकता था, इसलिए क्रिस्टी उसको रोकने उसके पीछे जाती है। पर तभी क्रिस्टी का पैर एक बियर ट्रैप में फंस गया था जो कि ना जाने वहाँ पर कितने समय से था। अब जल्दी से जल्दी सभी क्रिस्टी के पैर से उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तब जेड को कुछ याद आता है और वो डेल के साथ वुडू डॉल के पास जाकर उनके डंडों को निकाल लेता है और जल्दी आकर दोनों मिलकर उस बियर ट्रैप को हटा देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो वुडू डॉल्स शायद से उस स्पेसिफिक प्लेस को इविल पावर्स से प्रोटेक्ट करती थी। खैर तभी जेड को वापस से वही फूटी आंख वाला आदमी एक स्कल के अंदर खून पीता नजर आता है, पर तब क्रिस्टी उसको होश में लाते हुए झोपड़ी में लेकर जाती है। वहीं दूसरी तरफ टाउन के अंदर हम जिम को देखते हैं जहां पर वो इथन और जूली के लिए खाना बना रहा होता है। तभी इथन को ऐसा लग रहा होता है कि उसकी माँ अब नहीं बची होंगी। वह अपने पिता से बोलता है कि अब उसकी माँ की बॉडी मिलने पर वो उनकी बॉडी को दफनाए ताकि उसकी बॉडी को कीड़े ना खाएं। यह बात सुनने के बाद जिम गुस्से में आकर इथन को डांट देता है और जब जूली और इथन वहां से चले जाते हैं तब जिम के घर का फोन वापस से बजता है, जिसको घबराहट के चलते जिम गुस्से में रिसीव ही नहीं करता। वहीं दूसरी ओर बॉयड अभी चर्च के अंदर एक मेमोरियल बोर्ड को बना रहा था ताकि वह उसके अंदर फादर खत्री और मिसेस लू का नाम लिख पाए, और तभी उसके सामने खत्री जो कि उसकी इमेजिनेशन थी आकर खड़ी हो जाती है। खत्री उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे सच में मॉन्स्टर को पकड़ने वाली बात को छोड़ देना चाहिए क्योंकि इससे बॉयड की जान को खतरा था, जिस पर बॉयड फ्रस्ट्रेशन में उन्हें वहां से जाने को कहता है और खत्री भी वहां से गायब हो जाते हैं। अब मेमोरियल बोर्ड के बनने के बाद बॉयड कुछ सोचते हुए डाइनर में जाता है जहां पर अब बख्ता और इथन साफ सफाई कर रहे थे और दोनों ही काफी डरे हुए थे कि वो लोग घर जा भी पाएंगे या फिर नहीं। तब बॉयड उनको समझाता है कि अगर यहाँ पर आने का रास्ता है तो यहाँ से जाने का रास्ता भी जरूर होगा, और इसके बाद बॉयड रेंडल के पास जाने के लिए निकलता है जहाँ पर रेंडल को वापस से हैल्यूसिनेशन होता है कि वही झिंगुर उसके ऊपर चिपट रहे हैं, लेकिन बॉयड के वहां आने पर वो शांत हो जाता है। बॉयड आज के लिए रेंडल से शेरिफ स्टेशन में जाकर रहने के लिए कहता है क्योंकि आज बॉयड खुद बस में रहकर बाहर घूम रहे मॉन्स्टर्स के ऊपर नजर रखना चाहता था। अब असल दुनिया में दूसरे बॉटल ट्री के बारे में सुनकर टैबी हेनरी से उसको वहां पर ले जाने के लिए कहती है। उसको लग रहा था कि शायद वहां पर कोई क्लू मिल पाएगा, लेकिन जैसे ही वो कार में जाकर बैठते हैं वैसे ही कार के अंदर लॉलीपॉप लागेलू गाना बजने लगता है, जिसकी कैसेट बहुत पहले कार के रेडियो में फंस गई थी और वो सॉन्ग असल में हेनरी और उसकी बीवी मिरांडा का फेवरेट सॉन्ग था।
जिसको सुनकर टैबी चौंक जाती है क्योंकि वो सॉन्ग तो टैबी और जिम का भी फेवरेट था। इनफैक्ट स्टार्टिंग में आरवी के अंदर आते हुए वो लोग वही सुन रहे थे। तभी अचानक से टैबी कार में वैसा ही ब्रेसलेट नोटिस करती है जैसा कि उसने जिम के लिए बनाया था, यानी कि शूलेस से पर जिम ने उसे खो दिया था। लेकिन बाद में टैबी को वो सेम ब्रेसलेट डाइनर में मरे हुए लोगों के सामान में मिला था। तब हेनरी की बातों से हम जान पाते हैं कि असल में यह ब्रेसलेट तो उसकी वाइफ मिरांडा ने उसके लिए बनाया था। और यह बात सुनकर टैबी बिल्कुल ही सहम जाती है। उसे लगता है कि जैसे अभी भी वो टाउन के अंदर ही है और यह सब बस उसकी इमेजिनेशन हो। इसलिए वो कार से उतरना चाहती थी, मगर हेनरी, जो कि अब किसी भी हाल में विक्टर से मिलना चाहता था, वो टैबी को कार से उतरने ही नहीं देता और गेट पकड़कर ड्राइव करने लगता है, जिससे कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और जब टैबी की आंख वापस से खुलती है तो वो एक एम्बुलेंस में 2 मेल नर्स और एक पुलिस ऑफिसर के साथ थी, जो कि असल में टैबी को ही ढूंढ रही होती है क्योंकि वह हॉस्पिटल से गायब हो चुकी थी। पुलिस ऑफिसर का नाम अकोस्टा है। अब एक्सीडेंट के दौरान हेनरी को काफी चोट आई थी और उसको मशीन में लिटा रखा था, जिसको किसी मबूस कंपनी ने बनाया था। अब टैबी उनसे बात करके उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाने के लिए मना कर रही होती है कि तभी अचानक से उस एम्बुलेंस के सामने वही मनहूस पेड़ आ जाता है। यानी कि सोच रहे हो कि कहानी जहां से शुरू हुई थी वापस से वहीं पर लौट आई है, जिसको देखने के बाद में ड्राइवर और खासकर टैबी बहुत सिहर गए थे क्योंकि वह जानती है कि इसके आगे क्या होने वाला था। और इसी के साथ में एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है। अब चौथे एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही वो लोग उस मनहूस पेड़ के पास पहुंचते हैं, तभी वहां पर रेवन बर्ड्स आ जाती हैं। तब टैबी ऑफिसर अकोस्टा को समझाने की कोशिश करती है कि वो गलत जगह पर हैं, यहाँ पर उन्हें नहीं होना चाहिए, लेकिन अकोस्टा उसको कार में बैठने के लिए बोलती है क्योंकि उसे टैबी की बात पर भरोसा नहीं था। और उनके लिए सबसे ज्यादा अजीब बात तो यह थी कि वो लोग हाईवे पर चलते हुए अचानक से उस जगह पर कैसे आ गए थे, और उनके रेडियो में सिग्नल्स भी नहीं थे और ना ही फोन में। वहीं टाउन में वापस से जिम के घर का फोन बजता है, जिसको इस बार इथन उठाता है। तो दूसरी तरफ से थॉमस कहता है कि मॉम एक एम्बुलेंस में है और तुम्हें उन्हें बचाना होगा। यह बात सुनने के बाद इथन चौंक गया था, लेकिन इतने में ही जिम वहां पर आकर पहले तो इथन से फोन लेता है और बाद में जब वह थॉमस से बात करता है तो उसकी बातें सुनकर गुस्से में फोन को ही तोड़ देता है। तब इथन जिम को भी थॉमस की बात बताता है, जिसको सुनकर जिम सिहर गया था। वहीं बख्ता जब रेवन बर्ड्स के बारे में जानती है तो उसे लगता है कि यह बहुत ही बुरा साइन है। साथ ही साथ हम एल्गिन को देख पाते हैं, जो कि किसी वजह से बहुत डरा हुआ था। तब टेली आकर उससे बात करती है और उसी दौरान एल्जिन को अचानक से वही किमोनो वुमन दिखाई देती है, जिसने उसे ड्रीम में डुबाने की कोशिश करी थी और वो किसी चीज में एल्जिन से मदद करने के लिए कह रही थी और अगले ही पल वो गायब हो जाती है। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये किमोनो वुमन एक जापानीज वुमन है, जिसकी पेंटिंग मिरांडा ने बनाकर अपने घर के बेसमेंट में रखा था। यानी कि मिरांडा काफी कुछ जानती थी इस जगह के बारे में। वहीं हम सैरा और विक्टर को देखते हैं, जहां पर विक्टर एक बेडशीट से टेंट टाइप का किला बनाने की कोशिश कर रहा था, और ऐसा इसलिए था ताकि वह अपने पास मौजूद सूटकेस को खोलकर चीजों के जरिए सही से याद कर सके कि आखिर हुआ क्या था। और सैरा के पास वो इसी वजह से आया था कि टाउन में सब सैरा को सबसे डरावनी लड़की मानने लग गए थे, और हो सकता है कि विक्टर को कुछ डरावनी चीजें याद आए, तो ऐसे में उसके हिसाब से बस सैरा ही उसको संभाल सकती थी। तब विक्टर सैरा को उस टेंट में ले जाकर बात बताना चालू करता है कि उसकी माँ मिरांडा ने विक्टर और एलोइस को एक जगह पर छोड़कर बाहर आई थी, लेकिन एलोइस उसके पीछे चली गई थी और वो जगह कोई और नहीं बल्कि वही स्टोरेज रूम था। फिर अगले दिन जब विक्टर वहाँ से बाहर आता है, यानी कि सुबह, तो चारों तरफ टाउन के अंदर इधर उधर लाशें पड़ी हुई थी, और पहली बार उस समय ही विक्टर को व्हाइट बॉय दिखाई दिया था, क्योंकि विक्टर अकेले लाशों को दफना नहीं सकता था। इसलिए व्हाइट बॉय ने उसको सबके पास से उनके फेवरेट सामान को उठाकर उनकी याद में उन सामानों को दफनाने के लिए कहा था, और उस सूटकेस में उन्हीं मरे हुए लोगों का फेवरेट सामान था, यानी कि आज से 40 साल पहले जो लोग मारे गए थे।
और तब विक्टर सबसे पहले मिस्टर सर्वर की वॉच निकालता है जिनके मुंह से हमेशा प्याज की स्मेल आया करती थी, और बाद में वो डोलोरेस नाम की लड़की का वॉलेट निकालता है जो कि हमेशा डरी रहती थी। पर उस सामान में विक्टर को क्रिस्टोफर का कुछ भी नहीं मिलता, जिससे विक्टर काफी शॉक था। लेकिन तभी अचानक से उसको याद आता है कि क्रिस्टोफर के पास हमेशा एक पपेट डॉल रहता था जिसको देखकर विक्टर और जेड पिछले सीजन में डर रहे थे। उस डॉल का नाम असल में जैस्पर था, जिसकी मदद से क्रिस्टोफर सबको बहुत हंसाया करता था। पर अचानक से ही क्रिस्टोफर को एक दिन अजीब से सिंबल्स दिखने लगे जैसे कि जेड को दिखते थे, जिसके बाद से उसने लोगों को हंसाना ही बंद कर दिया। और बाद में एक दिन विक्टर ने जैस्पर को क्रिस्टोफर से कुछ बात करते हुए सुना था जो विक्टर को याद नहीं आ रहा था, मगर उसके बाद ही विक्टर जैस्पर से डरने लग गया और अभी के लिए बस जैस्पर खुद ही उन्हें क्रिस्टोफर से करी हुई बात के बारे में बता सकता है। ये सब याद करके विक्टर के सर में दर्द होने लगता है और सैरा उसे संभालती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले के सीजन्स में कहा था कि पक्का विक्टर बहुत कुछ जानता है, लेकिन उसकी यादें धीरे धीरे वापस आ रही थी, यानी कि चीजों को देखकर। खैर, अब हम वापस से टैबी को एम्बुलेंस में देखते हैं, जहां पर वो अकोस्टा और दोनों पैरामेडिक टाउन में रुकने के लिए ही कह रही थी क्योंकि अब अंधेरा हो चुका था। पर अकोस्टा और दोनों पैरामेडिक्स में से कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और अकोस्टा टैबी को हथकड़ी से सीट पर लॉक कर देती है और तब तक वह टाउन के बाहर पहुंच चुके थे। और उस समय हम रेंडल को देखते हैं जो कि बॉयड के मना करने के बावजूद भी उसके साथ बस में ही रुका हुआ था, जहां अब तक मॉन्स्टर्स नहीं आए थे, जबकि आमतौर पर वो रोज वहां पर आया करते थे और एक नॉर्मल रूटीन की तरह सब कुछ सेम करते। पर आज कुछ तो अजीब था। उसी समय हम रेंडल की बातों से जान पाते हैं कि जब वो म्यूरियल और जूली के साथ ट्रांस स्टेट में था तो उसने कुछ ऐसा खतरनाक देखा था कि अब वो इस जगह से बाहर निकलने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब बॉयड इस बारे में उससे कुछ भी पूछ पाता, इतने में ही अकोस्टा की एम्बुलेंस बस के पास से गुजरती है। तब टैबी उन्हें एम्बुलेंस रोकने के लिए कहती है, मगर पैरामेडिक एम्बुलेंस को नहीं रोकते। इथन और जिम भी एम्बुलेंस को देखकर समझ गए थे कि उसके अंदर टैबी है, क्योंकि फोन पर यही आवाज आई थी कि उसकी मां एम्बुलेंस में है। इसलिए जिम तुरंत ही वहां से बाहर जाता है। तब तक बॉयड और रेंडल भी बाहर आ चुके थे और तब जिम उन्हें सब बताता है। बस थोड़ा सा आगे जाते ही एम्बुलेंस रुक जाती है क्योंकि सामने एक मॉन्स्टर बेहोश होने का नाटक कर रही थी, जिसको देखकर पैरामेडिक को लगता है कि वो घायल है और उसको हेल्प चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम तो जानते हैं कि वो क्या कर रहे थे। तब टैबी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, मगर अकोस्टा उसकी बात को ना सुनकर पैरामेडिक्स के साथ नीचे उतर जाती है। लेकिन जैसे ही वो दोनों पैरामेडिक उस मॉन्स्टर के पास जाते हैं तो उसने तुरंत ही उन दोनों को मार दिया था। और तब तक वहाँ और भी मॉन्स्टर्स आ गए थे, यानी कि ये मॉन्स्टर्स पहले से जानते थे कि यहाँ पर ये लोग आने वाले हैं। अब मॉन्स्टर्स को देखकर अकोस्टा उन पर फायर करती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता तो वो तुरंत ही कॉलोनी हाउस की तरफ भाग कर जाने लगती है। और निक्की को अब कॉलोनी हाउस के बाहर से गन फायर की आवाज आ रही थी। अब अकोस्टा, जो कि गोली से इन मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश कर रही थी, उससे मिस फायर होने की वजह से एक गोली निक्की को लग जाती है, जिसको देखकर म्यूरियल उसका इलाज करने की कोशिश करती है। तब तक क्लारा ने गेट खोलकर अकोस्टा को अंदर बुला लिया था, जिससे अकोस्टा की जान तो बच गई थी। लेकिन अकोस्टा निक्की की हालत को देखकर शर्मिंदा होने लगती है। वहीं एम्बुलेंस के पास जल्दी से बॉयड, जिम और रेंडल आ गए थे, जहां पर जिम टैबी को देखकर बहुत खुश होता है और तुरंत ही रेंडल भी वहां से हथकड़ी तोड़ने के लिए टूल बॉक्स लेने बस में जाता है, जहां से जब वो वापस आ रहा था तब उसको मॉन्स्टर्स ने घेर लिया था। पर वो जल्दी से बॉयड की तरफ टूल बॉक्स को फेंकता है और अचानक से उसको वही झिंगुर दिखने लगते हैं। खैर, अब बॉयड ने टूल बॉक्स जिम को दे दिया था। तब वो एम्बुलेंस की चाबी ढूंढने लगता है, जो कि एक मॉन्स्टर उसको प्रोवोक करने के लिए पकड़ने की कोशिश करती है। अब बॉयड के पास दो चॉइसेस थी, या तो चाबी लेकर वो हेनरी, जिम और टैबी की जान को बचाए, या फिर वो रेंडल के पास जाकर उसकी जान को बचाए। पर अभी के लिए बॉयड जल्दी से चाबी लेकर वहां से एम्बुलेंस को कॉलोनी हाउस के बाहर लेकर चला जाता है। वहीं रेंडल के पास काफी सारे मॉन्स्टर्स आ गए थे।
कॉलोनी हाउस के अंदर टैबी को वापस से देखने के बाद सब बहुत शॉक्ड थे और अभी फातिमा और म्यूरियल निक्की के पेट से गोली को निकाल देते हैं, मगर थोड़ी ही देर के बाद में ड्यू टू ब्लड लॉस निक्की की मौत हो जाती है, जिससे बॉयड को बहुत गुस्सा आ चुका था और तब वह अकोस्टा के ऊपर चिल्लाने लगता है, मगर तब डोना उसे ऊपर लेकर जाती है जहां पर वो रोने लग गई थी क्योंकि उसे रोज अब किसी न किसी की मौत को देखना पड़ रहा था। तब बॉयड उसे सहारा देकर शांत करवाता है। अब वहीं पर हम कैनी, क्रिस्टी और जेड को देख पाते हैं जहां पर तीनों ही मिसेस लू को याद कर रहे थे। तब जेड उन्हें उन सिंबल्स और उस बिना आंख वाले बंदे के बारे में बताता है जो कि खोपड़ी से खून भी पी रहा था, लेकिन इतने में ही बाहर से उन्हें मॉन्स्टर्स की आवाज आने लगती है तो वह शांत हो जाते हैं। वहीं हम इथन और जूली को देखते हैं जो कि काफी परेशान थे क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद अब उनके पिता जिम, बॉयड और रेंडल भी जिंदा नहीं बचेंगे, पर तब जूली इथन को संभालती है। वहीं कॉलोनी हाउस के अंदर फातिमा चुपके से निक्की की बॉडी के पास जाकर उसके घाव पर लगे हुए खून को अपने हाथों में लेकर उसे चाटने लगती है, जो कि उसे बहुत अच्छा लग रहा था। हो ना हो उसके पेट में पक्का डिमोनिक बच्चा ही है। वहीं अब बॉयड को बाहर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी और बाहर देखने पर उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर्स ने एम्बुलेंस के ऊपर रेंडल को रख दिया था, जिसे उन्होंने जान से मारा नहीं था, पर उसके चेहरे और गर्दन पर बहुत ही खतरनाक निशान बना दिए थे, जिससे कि रेंडल को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और यहाँ पर जो रेंडल के मुंह पर निशान मॉन्स्टर्स ने बनाया है वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा कि उस येलो जैकेट वाले बूढ़े आदमी के मुंह पर था, जिसकी पेंटिंग मिरंडा ने बनाकर अपने घर के बेसमेंट में रखी थी। खैर, अब एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर मॉन्स्टर्स ने रेंडल को एम्बुलेंस के ऊपर ऐसे ही घायल हालत में छोड़ दिया था। अब जैसे तैसे करके एलेक्स और बॉयड उसे अंदर लेकर आते हैं और उसका खून रोकने की कोशिश में लग जाते हैं। तब रेंडल गुस्से में बॉयड को पकड़कर यही कहने लगता है कि तुमने मुझे वहां पर छोड़ दिया, इसी वजह से यह सब हुआ है। अब बॉयड को यह सुनकर बहुत बुरा लग रहा था और वैसे भी उसके पास में सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, तो यहाँ पर ऑब्वियस चॉइस यही थी कि वो ज्यादा लोगों को बचा पाए। खैर, अब सुबह हम बॉयड को देखते हैं जो कि क्लिनिक के पास था जहाँ पर कैनी और बॉयड क्रिस्टी को वापस लेकर आ गए थे। तब म्यूरियल उसे भी अंदर ले जाकर उसका इलाज करने लगती है। उसी दौरान जब कैनी और जेड को टैबी के वापस आने वाली बात और फार अवे ट्री के बारे में बताता है तो जेड जल्दी से कहीं पर जाने लगता है। वहीं अब हम हेनरी को कॉलोनी हाउस में देखते हैं जहां पर वो डोना के साथ बात कर रहा था। तब डोना उसे विक्टर के रूम में लेकर जाती है और कहीं ना कहीं हेनरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो विक्टर से इतने सालों बाद मिलेगा कैसे। वहीं विक्टर भी सैरा के साथ क्रिस्टोफर की डॉल जैस्पर को लेकर आने के लिए उसी टनल में जाने वाला था जहां पर मॉन्स्टर्स दिन में सोते थे, पर क्योंकि उससे पहले उसे कुछ जरूरत का सामान चाहिए था तो वो कॉलोनी हाउस में वापस जाता है, जहां पर उसे टैबी के वापस आने के बारे में पता चलता है। तो पहले तो वो नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे ही डोना आकर उसको हेनरी के आने के बारे में बताती है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होकर वहां से बाहर चला जाता है, क्योंकि उसे यह सब पॉसिबल नहीं लग रहा था। साथ ही साथ अभी उसने सैरा के साथ टनल में जाने का प्लान भी कैंसिल कर दिया था। तब सैरा जाकर उसे हेनरी से मिलने के लिए समझाने लगती है क्योंकि वो उसके पिता थे। वहीं अब हम टैबी को जूली और इथन के पास देखते हैं जहां पर वो उन्हें सब बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। लेकिन इतने में ही वहां पर जेड आ गया था जो टैबी से उसको जल्दी से उस पेड़ के पास लेकर जाने के लिए कहता है, क्योंकि जेड को भी बहुत सी चीजें दिखाई दी थी जिनके बारे में हो सकता था कि उस बॉटल ट्री से उसे कुछ क्लूज मिल जाएं। पर जिम अभी इसके लिए मना करता है क्योंकि टैबी जस्ट अभी अभी वापस आई थी और अभी दोपहर में टाउन में मौजूद लोगों के साथ टैबी की मीटिंग थी, क्योंकि सब उससे जानना चाहते थे कि वो टाउन के बाहर कैसे गई थी। इसी दौरान हम जिम की बातों से जान पाते हैं कि वह खुद भी उस बॉटल ट्री के पास जा चुका है, जिसकी बोतल को तोड़ने पर उसे बॉयड की तरह कुछ नंबर्स दिखाई दिए थे जो कि जिम को जरूरी नहीं लगे थे और शायद लोगों ने उसको ऐसे ही उन जगह पर टांग दिया था।
पर जेड के हिसाब से हो सकता है कि वो नंबर्स काफी इम्पोर्टेंट होंगे और फिलहाल जेड जिस बॉटल ट्री के बारे में बात कर रहा है वो असल में फार अवे ट्री वाला है। वहीं हम बॉयड और कैनी को देखते हैं, जहां पर कैनी की बातों से पता लगता है कि उन्होंने पिछली रात जिन मॉन्स्टर्स की आवाज सुनी थी वो कुछ अलग ही थे और वो चीज शायद से इन मॉन्स्टर्स से ज्यादा खतरनाक थी जैसा कि मार्टिन ने कहा था। तब बॉयड थोड़ा सा सहम जाता है। वहीं हम डोना और हेनरी को विक्टर के रूम में देख पाते हैं, जहां हेनरी की बातों से हमें पता लगता है कि 40 साल उसने बहुत मुश्किलों से काटे हैं। उसे शुरुआत में सब चीजों पर यकीन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था, पर समय के साथ उसने खुद को समझा लिया था कि उसके बीवी और बच्चे अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। यहाँ पर उसको यह बात जानकर भी दुख हो रहा था कि विक्टर इतने समय से वहाँ पर अकेले फंसा हुआ था। तब डोना उसको संभालती है और वहाँ से दोनों बाकी सबके साथ मीटिंग में चले जाते हैं। उस जगह पर टैबी और जिम के आने के बाद टैबी सबको उस लाइट हाउस और बॉटल ट्री के बारे में सच बताती है, लेकिन वहाँ पर सभी लोग इंक्लूडिंग फातिमा एंड एलेक्स उसको ही दोष देने की कोशिश करते हैं कि वह बाहर की दुनिया में जा पाई थी, लेकिन उसके बाद भी उसने किसी को सच्चाई बताकर टाउन में फंसे लोगों की हेल्प करने की कोशिश नहीं करी। तब बॉयड और जिम टैबी की साइड लेकर सबको समझाने की कोशिश करते हैं, मगर जो डेल होता है वो सबको उकसा देता है कि अगर टैबी बाहर जा सकती है तो वो लोग भी तो जा सकते हैं। और ये सुन सब घर जाने की उम्मीद में फार अवे ट्री को ढूंढने में निकल जाते हैं और लोगों के इस भेड़चाल से सबसे ज्यादा बॉयड को बुरा लग रहा था। वहीं हम जूली को देखते हैं, जो कि कॉलोनी हाउस में चुपके से फातिमा के घर में आती है और फातिमा हर समय अपने पास वीड छुपा कर रखती थी, तो जूली वहां से टेंशन में वीड को उठाकर नीचे जाने लगती है। तब एल्गिन भी उसे वहां पर दिखता है, जो कि उस किमोनो मॉन्स्टर को देखने के बाद काफी परेशान था। तब दोनों ही टेंशन कम करने के लिए साथ में गांजा पीना चालू करते हैं और जब उन्हें खतरनाक नशा हो जाता है तो एल्गिन जूली को अपने साथ उस रूम में लेकर जाता है, जहां पर कुछ मरे हुए लोगों के पुराने जमाने के कपड़े रखे हुए थे। वो दोनों उन्हें पहनकर मजे करने लगते हैं कि तभी जूली को वहां पर एक पोलरॉइड कैमरा मिलता है, जिससे वो एल्गिन की और एल्जिन जूली की तस्वीर खींचकर अपने पास रख लेते हैं। एल्गिन ने उस कैमरा को भी अपने पास ही रख लिया था। वहीं दूसरी तरफ जब टैबी जिम के साथ घर वापस आ रही होती है तो उसका मूड सच में काफी खराब था, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद सच में उसे बाहर जाकर बाहर के लोगों से टाउन के बारे में बात करनी चाहिए थी। लेकिन तब जिम उसको समझाने की कोशिश करता है कि वैसे भी उस पर कोई भरोसा नहीं करता, मगर अब वो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहती थी, इसलिए वह जेड के साथ बॉटल ट्री के पास जाने लगती है। दूसरी तरफ बॉयड जब शेरिफ स्टेशन में वापस आता है तो अकोस्टा निक्की पर मिस फायर करने के लिए उससे माफी मांगती है, मगर बॉयड वैसे ही अकोस्टा की इस हरकत से नाराज था। साथ ही साथ टाउन वालों और एलेक्स फातिमा की हरकतों की वजह से भी उसे गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अकोस्टा से सही से बात ना करते हुए उसे वहां से जाने के लिए कहता है। अब आगे हम फातिमा को देखते हैं, जो कि वापस आने के बाद फिर से सड़ी हुई सब्जियां खाने लगती है और इस बार एलेक्स उसे देख लेता है। तब फातिमा उसको रोकते हुए बता देती है कि उसे उसका बच्चा सही नहीं लग रहा, क्योंकि वह काफी समय से बस खराब सब्जियां खा रही है और वो उसे काफी अच्छी लगती है। फातिमा को रोता देखकर एलेक्स उसको शांत करवाने की कोशिश करता है, क्योंकि इस जगह पर अब कुछ भी होना बिल्कुल भी हैरानी वाली बात नहीं रह गई थी। वहीं अब हम ईथन को देख पाते हैं, जो कि हेनरी के पास आकर उन्हें जानवर दिखाने के लिए लेकर जाने लगता है। तभी हेनरी की नजर विक्टर पर पड़ जाती है, जिसे सैरा अपने साथ लेकर आ रही थी। विक्टर और हेनरी एक दूसरे को देखकर हग कर लेते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं, जो कि काफी इमोशन सीन होता है। अब आगे हम जेड और टैबी को देख पाते हैं, जो कि एक एक करके बॉटल ट्री वाले बॉटल्स के नंबर्स को इकट्ठा कर रहे थे। तब उनको यह समझ आ गया था कि वो तारीख तो नहीं हो सकती, क्योंकि पेपर पर लिखे गए नंबर्स प्रेजेंट टाइम से भी आगे के थे। तब जेड टैबी को टनल में मौजूद उन बच्चों और सिंबल्स के बारे में बताता है, साथ ही साथ उसे अंगुई शब्द के बारे में बोलता है, जो टैबी पहले भी सुन चुकी थी उन बच्चों से।
अब इतने में ही वहाँ पर डेल उस बॉटल ट्री को ढूंढते हुए आ गया था, यानी कि फार अवे ट्री को, और उसको यकीन था कि वो पक्का अब घर चला जाएगा। टैबी और जेड उसको रोकने की कोशिश करते हैं, मगर डेल उनकी बात को नहीं सुनता और फार अवे ट्री में जाकर गायब हो जाता है। वहीं बॉयड, जो कि कहीं ना कहीं रेंडल के साथ जो कुछ हुआ उससे भी परेशान था, इसलिए वह बस में जाता है। तब बख्ता, जो कि समझ गई थी कि बॉयड परेशान है, वो उसके पास आकर उसे जैसे तैसे समझाती है कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ उसके अंदर बॉयड की कोई गलती नहीं थी। तभी उन्हें बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको सुनकर जब वह बाहर पूल के पास जाते हैं तब पूल की दीवार में डेल को फंसा हुआ पाते हैं, जो कि दर्द में चिल्ला भी नहीं पा रहा था। अब यहाँ पर किसी से भी उसकी हालत देखी नहीं जाती। तब बॉयड गुस्से में सबको पूछता है कि अब अगला कौन है जो कि फार अवे ट्री में जाना चाहता है, बोलो कौन जाएगा वहाँ पर। लेकिन अब किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ बोले, यानी कि पक्का टैबी यहाँ पर खास थी या फिर व्हाइट बॉय उसकी हेल्प कर रहा था, तभी वो रियल वर्ल्ड में पहुँच पाई थी। खैर, अब डेल को दर्द से छुटकारा देने के लिए बॉयड के पास उसे खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन इस बार बॉयड के हाथ गंदे नहीं होते, क्योंकि डेल इतने प्रेशर से खुद ही मर जाता है, जिसको जब डोना देखती है तो उसे और भी ज्यादा दुख होने लगता है। और डेल के इस दुखद अंत के साथ ही एपिसोड 5 भी खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत में रात में ही अचानक से टैबी को वापस से डरावने सपने आते हैं, और जब जिम उससे बात करने की कोशिश करता है तो उन दोनों की थॉमस को लेकर लड़ाई हो जाती है और गुस्से में जिम नीचे वाले रूम में चला जाता है। सुबह होने पर जूली रात में जिम और टैबी की लड़ाई की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो बिना बात किए ही वहां से चली जाती है। अब वहीं हम जेड और बॉयड को देखते हैं, जहां पर जेड ने बॉटल्स के अंदर मिले हुए सभी नंबर्स को डार्ट बोर्ड पर लगा कर रखा था, जिसमें से कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे थे। इसलिए तब जेड को लगने लगता है कि शायद वो नंबर्स बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। उसे वहां पर वॉर्म होल या डायमेंशनल ड्रिफ्ट वाली बात लग रही थी, जिसकी वजह से ही लोग असल दुनिया से इस टाउन में आते थे। तब बॉयड जेड को एक और बात बताता है कि जब वो और सैरा जंगल में गए थे तो उन्होंने एक दूसरे बॉटल ट्री को भी देखा था, लेकिन वहां पर वो फार अवे ट्री नहीं था, वो एक नॉर्मल ट्री था। उसके बारे में जानते ही जेड वहां पर जाने का डिसाइड कर लेता है और बॉयड वहां से निकल जाता है। अब कॉलोनी हाउस के अंदर विक्टर और हेनरी जब बात करते हैं तो उस समय विक्टर जैस्पर को लेने के लिए अकेले ही मॉन्स्टर्स की गुफा में जा रहा था, इसलिए वो हेनरी को अभी इंतजार करने के लिए कहता है। मगर हेनरी अब विक्टर को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो विक्टर के साथ जाने का फैसला कर लेता है। और तब विक्टर उन्हें मना नहीं कर पाता। वो दोनों अब कुछ छोटे टॉयज को जमीन पर रखते हुए आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो रास्ता ना भटक जाएं। तब शुरुआत में विक्टर को जैस्पर तो नहीं मिलता, इसलिए उन्हें अब और अंदर जाना पड़ता है, जहां पर जाने में हेनरी थोड़ा डर रहा था, पर विक्टर उन्हें संभालता है। और जब उनके पास आखिरी टॉय बचा था तब वो लोग उस टेबल के पास पहुंच जाते हैं जहां पर जैस्पर रखा हुआ था। अब विक्टर उसे देखकर चुपचाप ही जैस्पर को उठाने लगता है, लेकिन तभी हेनरी को वहां पर एक कपड़ा दिखाई देता है और वो उसको उठाने की कोशिश करता है, जिसके चलते शोर हो गया था और मॉन्स्टर्स जागने लग गए थे। और एक मॉन्स्टर तो विक्टर से कहती भी है कि अगर वह इस तरह बार बार उनके घर में आता रहेगा तो वो उसे एक दिन वहीं पर रख लेंगे, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अजीब और फनी भी था। और अगर उन्हें विक्टर को मारना होता या फिर कुछ भी करना होता तो वह भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब इस बात को सुनकर विक्टर और हेनरी बाहर की तरफ भागने लगते हैं। वहीं कैनी ने एम्बुलेंस से सारी जरूरत वाले मेडिसिन निकालकर क्लिनिक में रख दिया था, जिसमें अल्ट्रासाउंड की मशीन भी शामिल होती है। और इसलिए जब बॉयड वहां पर रेंडल को देखने आता है तो क्रिस्टी उससे फातिमा को वहां पर लेकर आने के लिए कहती है। और तब खुशी खुशी बॉयड वहां से एलेक्स और फातिमा के पास जाता है। वहीं कॉलोनी हाउस के अंदर एलेक्स और फातिमा कहीं ना कहीं उसकी खराब हो चुकी सब्जियां खाने की वजह से परेशान थे, इसलिए जब बॉयड वहां पर आता है तो वो इस बारे में उसे भी बताते हैं। अब यह सुनकर तो बॉयड को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन फिलहाल वह फातिमा का अल्ट्रासाउंड करवाना चाहता था ताकि वह बच्चा और फातिमा के बारे में सही से जान सके।
पर अभी वह फातिमा के खराब हो रही सब्जी को खाने के बारे में क्रिस्टी को नहीं बताने वाले थे। यही सोचकर एलेक्स फातिमा को नीचे लेकर जाने लगता है, जहां पर एल्गिन उसे मिले पोलारॉइड कैमरा से कोलाज बनाने के लिए सबकी फोटोज खींच रहा था। और तब वो फातिमा की भी एक फोटो खींच लेता है, जिसके बाद बॉयड और एलेक्स फातिमा को लेकर क्लिनिक की तरफ जाने लगते हैं। वहीं हम डोना को देखते हैं, जो कि डेल की बॉडी के सामने काफी सारे पत्थर रख रही थी, जिससे कोई भी उसकी हालत देखकर डरे ना। और बेशक से डेल उतना सही इंसान नहीं था, मगर डोना को उसके जाने का दुख था। अब इतने में ही वहां पर टैबी आकर डोना को संभालती है और वहां से ईथन के पास जाने लगती है। अब आगे हम म्यूरियल को देख पाते हैं, जो कि रेंडल के सही से होश में आने पर उसके पट्टियों को सही करने के लिए आती है, क्योंकि रेंडल को काफी सारे टांके आए थे, जिससे आगे उसके फेस पर एक बड़ा सा स्कार बनने वाला था। तब रेंडल अपना फेस देखने के लिए मिरर मांगता है और अब अपने फेस की ऐसी दुर्दशा देखकर जाहिर सी बात है कि उसको जरा भी अच्छा नहीं लगता। अब हम उन दोनों की बातों से यह भी जान पाते हैं कि ट्रांस से वापस आने के बाद कहीं ना कहीं रेंडल, जूली और म्यूरियल तीनों ही डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने वहां पर कुछ तो बहुत ही खतरनाक देखा था। यहाँ पर वो इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते थे और उसी वजह से रेंडल रोज रात में डरा हुआ रहा करता था। यहाँ पर रेंडल बस में वापस नहीं जाना चाहता था। तब म्यूरियल उसे उसके सामान के साथ क्लिनिक में ही रहने के लिए कहती है, जिस पर रेंडल मान जाता है। वहीं अब जूली भी परेशान होने की वजह से चुपचाप वीड पीने लगती है। अब एक समय पर कैनी अपनी माँ का कुछ सामान ढूंढते वक्त उसे पकड़ भी लेता है। तब जूली उसे इस बारे में जिम को ना बताने के लिए मना लेती है। वहीं अब तक जेड भी उस दूसरे बॉटल ट्री के पास पहुंच गया था, जहां पर उसे वापस से बारटेंडर टॉम दिखता है, जो कि उसे खुद पर विश्वास रखकर पहले जैसा जेड बनने के लिए कहता है। और तब जेड के साथ टॉम भी उन बॉटल्स में से नंबर को निकालता है और बार में जाने लगता है। वहीं हम टैबी और ईथन को देख पाते हैं, जहां पर जब टैबी ईथन से मिसेस लू के बारे में बात कर रही थी, तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज आती है और जब वो ऊपर आती है तो उसे वापस से वही बच्चे अंगुई बोलते दिखाई देते हैं, जिससे कि टैबी डर जाती है और वो ईथन के साथ बार में चली जाती है, जहां पर अब तक जेड आ गया था। और उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि उसे दूसरे बॉटल ट्री पर भी सेम ही नंबर्स मिले हैं, पर बस उनकी बॉटल्स पिछले ट्री से डिफरेंट ओरिएंटेशन पर थी। तब ईथन भी उन नंबर्स के बारे में पता करने में जेड की हेल्प करने की कोशिश करता है, जिससे जेड जाकर टैबी से उन्हीं बच्चों के बारे में बात करता है। और तब टैबी जेड की बनाई गई उन वूडू डॉल्स वाली ड्राइंग को देखती है और उसे अजीब सी चीजें याद आती है, जिसके अंदर वह खुद को छोटी बच्ची के रूप में उन्हीं 3 बड़े लाल पत्थरों के पास देखती है, जहां पर जेड था और विजन्स में वो डर भी गई थी। इसका मतलब सिर्फ मिरांडा ही ऐसी नहीं थी, जिसे वहां पर आने से पहले उस जगह के बारे में एहसास हुआ था। वहीं अब कैनी जाकर डोना से बात करते हुए उससे कॉलोनी हाउस में रहने की परमिशन मांगता है, जिस पर डोना मान जाती है, क्योंकि उसका अकेले रहने का मतलब नहीं बनता था और उसे वहां पर हमेशा अपने माँ बाप की याद आती थी। आगे हम विक्टर को देख पाते हैं, जो कि हेनरी के साथ जास्पर को लेके अपने ट्रंक में आ गया था। तब वो डरे हुए हेनरी को संभालता है और विक्टर की बातों से हम जान पाते हैं कि असल में पहले के समय पर क्रिस्टोफर ने कोई बात जास्पर को बताई थी, जिसको सुनकर विक्टर डर गया था और जास्पर की मदद से वो बात जान सकते थे। तब हेनरी विक्टर को समझाने की कोशिश करता है कि जास्पर बस एक डॉल है और वो बोल नहीं सकता, पर विक्टर उसकी बात को नहीं सुनता। वहीं जब रेंडल अपना सामान लेकर जा रहा था तो जूली उसे मिलती है और ये दोनों ही अब अपनी ट्रांस स्टेट के बारे में बात करके वीड फूंकने चले जाते हैं। तभी अब हम बॉयड, एलेक्स और फातिमा को देखते हैं, जो कि क्रिस्टी और म्यूरियल के पास गए थे। पर जब क्रिस्टी उसका अल्ट्रासाउंड करती है तो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि फातिमा के वूम्ब के अंदर कोई बेबी नहीं था, जिसको देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आता। और मुझे तो ऐसा लगता है कि यह एक डेमोनिक बेबी है, तो शायद जैसे मॉन्स्टर रात के वक्त ही आते थे, तो हो सकता है कि रात में अल्ट्रासाउंड करने पर वो दिखाई देता। खैर, अब सभी ये सोच रहे थे कि फातिमा की बॉडी तो पूरी तरह से प्रेगनेंसी के साइंस को शो कर रही है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में कुछ था ही नहीं।
वहीं एल्गिन जब ली गई फोटोज को अरेंज कर रहा था तो एक फोटो में उसको वही किमोनो मॉन्स्टर दिखाई देती है और वो एल्गिन की बाहर निकलने में मदद करने की बात कर रही थी, जिससे एल्गिन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसके साथ ही एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 7 की शुरुआत होती है क्लिनिक को ही दिखाते हुए, जहां पर अब तक क्रिस्टी और म्यूरियल को फातिमा की सड़ी हुई सब्जियों की क्रेविंग्स के बारे में पता चल चुका था, जो कि उसको पिछले लगभग एक हफ्ते से हो रही थी, पर उनको समझ में नहीं आता कि ऐसा फातिमा के साथ क्यों हो रहा है। अब क्रिस्टी के हिसाब से फातिमा प्रेग्नेंट भी नहीं थी, क्योंकि जो स्कैन किया गया था उसके अंदर कोई बेबी दिखाई ही नहीं दिया, पर फातिमा के हिसाब से वो प्रेगनेंसी वाला सब कुछ महसूस कर पा रही थी, जिस बात से फातिमा और क्रिस्टी की बहस भी हो जाती है, क्योंकि क्रिस्टी को भी यह लग रहा था कि किसी साइकोलॉजिकल वजह से फातिमा की बॉडी को बस लग रहा है कि वह प्रेग्नेंट है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन असल में वो प्रेग्नेंट सच में थी। खैर, गुस्से में अब फातिमा वहां से चली जाती है और एलेक्स और म्यूरियल भी उसके पीछे जाते हैं, ताकि म्यूरियल कॉलोनी हाउस में उसका ध्यान रख सके। अब क्रिस्टी बॉयड से कहती है कि शायद उसे इस बारे में उसे पहले बताना चाहिए था, इवन कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो बच्चा डेमोनिक हो, इसलिए उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि इन्हें रात में स्कैन करके देखना चाहिए था, क्योंकि मॉन्स्टर्स तो रात में ही बाहर आया करते थे। खैर, अब ये सारी बातें सुनकर बॉयड को गुस्सा आ जाता है और वो क्रिस्टी के ऊपर चिल्लाकर वहां से सीधा डोन्ना के पास जाता है, जहां पर डोन्ना को लगता है कि वह ऐसे तो फातिमा की हेल्प कर सकती है, पर अगर सच में फातिमा दिमागी रूप से बीमार है तो वह कॉलोनी हाउस के लोगों के लिए खतरनाक हो सकती थी, इसलिए उन्हें जल्दी ही कुछ करने की जरूरत थी। इनफैक्ट अभी के लिए डोना बाकी सभी की सेफ्टी के लिए फातिमा को कॉलोनी हाउस से निकालने के बारे में बोलती है, जिससे कि बॉयड को फिर से गुस्सा आ जाता है और वहां से वह सीधा शेरिफ स्टेशन की तरफ जाने लगता है। वहीं हम जेड को देखते हैं, जो कि टैबी के कहने पर उसको वो पत्थर वाली जगह दिखाने के लिए लेकर आया था। वहीं उसी समय जिम भी 2 लोगों के साथ खाना लेने के लिए आया हुआ था, जिनको ये सब बस टैबी का वहम लग रहा था, पर टैबी किसी तरह से जिम को समझाती है कि सच में बचपन से उसको सपने में वो जगह दिखती थी, और बाद में टैबी उन्हें उन पत्थरों के पास जाकर बताती है कि सपने में वो बच्ची के रूप में किसी से बचते हुए उन पत्थरों के पीछे छुपी हुई थी, और जिससे वो डरती थी वो उसे हर बार सेम तरीके से डराया करता था, और डर कर बचपन में टैबी की नींद खुल जाया करती थी। और इस बात का मतलब साफ था कि अगर टैबी के बचपन से उसका इस जगह पर आकर फंसना तय था तो वो कुछ भी कर लेती, पर कैसे ना कैसे करके वो उस जगह पर आ ही जाती। वहीं हम विक्टर को जैस्पर से बात करने की कोशिश करते हुए देखते हैं, जो कि रात से लगातार इसके लिए कोशिश कर रहा था, मगर जैस्पर की तरफ से उसको कोई भी जवाब नहीं मिलता। अब उसकी हालत देखकर हेनरी उसके पास जाकर उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि जैस्पर बस एक खिलौना है और वो बात नहीं कर सकता, लेकिन विक्टर अपनी बात पर अड़ा रहता है। अब नीचे हम एल्गिन को देखते हैं, जिसके पोलरॉइड कैमरा से अपने आप एक तस्वीर बाहर आती है, जिसको देखकर वो चौंक गया था। तब तक फातिमा भी वहां पर आ गई थी, और तब म्यूरियल फातिमा को समझाने की कोशिश करती है, मगर फातिमा के हिसाब से यह सब सच था और उसकी प्रेगनेंसी रियल थी, इसलिए म्यूरियल उसको अब ग्लूकोज चढ़ाकर वहां से चली जाती है। और जब एलेक्स वहां पर आता है तो फातिमा रोते हुए उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह सब सच है, क्योंकि हर रोज उसके पेट का साइज बढ़ रहा है और उसकी क्रेविंग्स भी बढ़ रही है। तब एलेक्स उसको शांत रहने के लिए बोलता है। अब वहीं हम टाउन के अंदर एल्गिन को देखते हैं, जो कि पोलरॉइड कैमरा की फोटो देखने के बाद जेड वाले स्टोरेज रूम के पास आ गया था, क्योंकि उस फोटो में वही स्टोरेज रूम था जिसके अंदर जाने पर एल्गिन को वहां पर रखी अलमारी के पीछे से किसी के दस्तक देने की आवाज आती है, और जब वह अलमारी को हटाता है तो वहां एक सीक्रेट रूम था, साथ ही साथ वहां पर किसी की सड़ी हुई लाश पड़ी हुई थी। खैर, अभी उस रूम के अंदर एल्गिन को वही किमोनो वुमन दिखाई देती है, जो कि हमेशा से भीगी हुई रहा करती थी, जिससे एल्गिन यह पूछता है कि क्या यहीं पर वो सब होता है, जिसका मतलब साफ था कि किमोनो वुमन ही पोलरॉइड कैमरा से एल्गिन से कांटेक्ट करके उसे उस जगह पर लेकर आई थी।
वहीं दूसरी तरफ जूली आज घर पर किसी के ना होने की वजह से क्लिनिक में रहने आ गई थी। तभी उसको रेंडल मिलता है जो कि बाहर घूमने जा रहा था और तब जूली भी उसके साथ में जाने लगती है। वहीं अब हम ऑफिसर अकोस्टा को देखते हैं जो कि निक्की की ग्रेव देखने के बाद डाइनर में पहली बार आती है, जहां पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ के लोगों ने यह सारी चीजें क्या सोचकर बनाई थी और कहीं ना कहीं अकोस्टा के दिमाग में वही सारी चीजें हो रही थी जो कि यहाँ पर किसी भी पहली बार आने वाले इंसान के साथ हुआ करती थी। और सबको यह लगता था कि वो लोग वहाँ से बिना हार माने बाहर जाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। तब कैन्नी उसे बताता है कि वो भी पहले इसी तरह सोचा करता था, लेकिन बाद में उसका नजरिया पूरी तरह से बदल गया। उस समय वो अकोस्टा को अपने माँ बाप के बारे में बताता है, जिसको सुनकर अकोस्टा को काफी बुरा लगता है। तब हम यह बात भी जान पाते हैं कि अकोस्टा के माता पिता नहीं थे। साथ ही साथ अकोस्टा को वहाँ पर बॉयड का बर्ताव पसंद नहीं आ रहा था। तब कैन्नी उसको समझाने की कोशिश करता है कि अभी के हालात सही नहीं है और इसी वजह से बॉयड ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, मगर अकोस्टा इस बात पर कैन्नी के ऊपर भड़क जाती है क्योंकि वहाँ से उसे किसी भी हाल में निकलना था और कैन्नी के ऊपर चिल्लाने के बाद वो वहाँ से चली जाती है कि तभी वहाँ पर बख्ता आ गई थी जो कि चाहती है कि अब डाइनर को वापस से ओपन करा जाए। अब आगे हम विक्टर को देखते हैं जो कि सैरा के घर में आया था ताकि वो उसके बेसमेंट में जाकर जैस्पर से जवाब जान सके। अब दूसरी तरफ जूली रेंडल के साथ जंगल में आ गई थी, जहां पर रेंडल सर्दियों में उगने वाली कुछ सब्जियों को ढूंढने आया था। तब जूली रेंडल को जेड और टैबी को दिखने वाले बच्चों के बारे में और थॉमस के बारे में और उसके ड्राइविंग लाइसेंस ना बने होने के बारे में बताती है क्योंकि जूली को ड्राइविंग नहीं आती थी, जिसको सुनकर रेंडल उसको इमरजेंसी वैन के पास लेकर जाता है जिसकी चाबी वैन में ही लगी हुई थी और जूली को ड्राइविंग कैसे करते हैं बताने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विक्टर के बर्ताव से परेशान होकर हेनरी इस बारे में डोना से बात करने जाता है, जहां पर हम उसकी बातों से जान पाते हैं कि हेनरी को विक्टर की ऐसी हालत देखकर अच्छा नहीं लग रहा। तब डोना उसको समझाती है कि विक्टर ने ऐसी जगह पर 40 साल बिताए हैं और कहीं ना कहीं वो इन सब चीजों को आदी हो चुका है, तो हेनरी को इस बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए और हेनरी भी इसको मान जाता है। अब आगे जब बॉयड शेरिफ स्टेशन में वापस से पहुंचता है तो वहां पर उसको सब कुछ फैला हुआ दिखाई देता है। वहां पर असल में अकोस्टा थी जिसकी गन बॉयड ने छीन ली थी और अभी अकोस्टा उस गन को किसी भी हाल में वापस लेना चाहती थी। तब वो बॉयड को अपना पुलिस वाला बैज दिखाकर बोलती है कि अकोस्टा असली ऑफिसर है, न कि बॉयड की तरह नकली शेरिफ जो कि बस टाउन में हीरो बनने की कोशिश करता है। बॉयड शुरुआत में अकोस्टा को उसकी गन नहीं देता, मगर अकोस्टा के अकड़ दिखाने पर बॉयड उसकी गन की गोलियां निकालकर अकोस्टा को गन वापस करता हुआ वहां से बाहर भेज देता है। दूसरी तरफ एलेक्स टेली से बात करते हुए उसे फातिमा के बारे में सब बताता है क्योंकि एलेक्स काफी ज्यादा डरा हुआ था, जिस पर टेली उसको खुद को संभालने के लिए कहती है। वहीं हम अंदर फातिमा को देखते हैं जिसे अचानक से पेट में पेन होने लग गया था और उसका पेट अब पूरी तरह से सिकुड़ जाता है, जिससे कि फातिमा चिल्लाने लग गई थी। पर जब एलेक्स वहां पर आता है तो सब कुछ नॉर्मल था और ये बस फातिमा का वहम होता है। पर फातिमा की हालत देखकर एलेक्स उसके लिए क्लिनिक से दवाई लेकर आने की कोशिश करता है, पर क्रिस्टी, जिसको लग रहा था कि फातिमा सच में प्रेग्नेंट नहीं है, वो एलेक्स को दवाई लेकर जाने से रोकने की कोशिश करती है क्योंकि बिना बीमारी के दवाई फातिमा की तबीयत को और खराब कर सकती थी। अब एलेक्स शुरुआत में उसकी बात नहीं सुनता, पर तब तक बॉयड भी वहां पर आ चुका था जो कि एलेक्स से दवाई वापस करवाकर उसे भेजने लगता है, जिससे एलेक्स को बहुत गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ अब रैंडल जब जूली को लेकर जंगल के पास आता है तो उसे वापस से वही झिंगुर दिखाई देने लगते हैं, जिससे घबराकर वो छटपटाते हुए जूली को अकेला ही छोड़कर जंगल में भाग जाता है। तब जूली भी उसको ढूंढने के लिए जंगल में जाती है, जहां पर वो उसी टूटे हुए स्ट्रक्चर के पास पहुंच गई थी, जहां पर आते ही उसे अजीब सा लगने लगा था। खैर इतने में ही वहां पर रैंडल भी आ जाता है जो कि अब नॉर्मल था और कहीं ना कहीं वो भी वही फील कर रहा था जो कि जूली कर रही थी और इसी वजह से वो वहां से जूली को लेकर वापस जाने लगता है।
दूसरी तरफ फातिमा अब वापस से सड़ी हुई सब्जियां खाने के लिए प्लांट रूम में आ गई थी, क्योंकि उससे उसकी क्रेविंग्स कंट्रोल नहीं हो रही थी। हालांकि वो उसको खाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी मजबूरी होती है। पर तभी उसे अजीब सा लगने लगता है कि जैसे उसे कोई उन सब्जियों को खाने के लिए फोर्स कर रहा हो। खैर तभी टेली वहां पर आकर उसको संभालने की कोशिश करती है, क्योंकि एलेक्स काफी परेशान था। लेकिन अचानक से फातिमा प्लांट काटने वाले कैंची को टेली की छाती में घुसा देती है, जिससे कि मौके पर ही टेली की मौत हो गई थी, जिसने कि मरने से पहले फातिमा से वहां से भाग जाने के लिए कहा था, ताकि कोई भी फातिमा को कातिल ना बुलाए। लेकिन इतने में ही एलेक्स वहां पर आकर यह देख लेता है, और इसी के साथ में एपिसोड 7 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब 8वें एपिसोड की शुरुआत में बॉयड फातिमा को अपने साथ उसी जगह पर लेकर जा रहा था जहां पर वह सैरा को छुपाने ले गया था। यहाँ फातिमा अपनी गलती पर बहुत ही ज्यादा पछता रही थी। बॉयड भी नहीं चाहता था कि किसी भी हाल में सब लोग फातिमा को बॉक्स में डालने के लिए कहें। अब आगे हम जेड, जिम, टैबी और ईथन को देखते हैं, जो कि जंगल से वापस आ गए थे। लेकिन ईथन अभी भी किसी बात से गुस्से में था और वो रूम में चला जाता है। जिम और टैबी अभी भी एक दूसरे से नाराज थे। वहीं दूसरी ओर जेड जब बार में जाता है तो उसे वहां पर किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन असल में वहां पर हेनरी था, जो कि बस वहां ड्रिंक करने आया था और अब दोनों साथ में शराब पीने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हम डोना को देखते हैं, जहां पर अब तक कॉलोनी हाउस के अंदर एक आदमी को टेली की लाश मिल गई थी। अब उसी समय वापस से एल्गिन के पोलरॉइड कैमरा से एक फोटो निकलती है, जिसको देखकर वह गहरे सोच में पड़ जाता है। मीनवाइल जब जूली क्लिनिक से घर वापस जा रही थी, तब वह रैंडल से वापस से उस स्ट्रक्चर के पास चलने के लिए पूछती है, पर रैंडल वापस से वहां नहीं जाना चाहता था, इसलिए वहां से जूली को वापस घर भेज देता है। अब दूसरी तरफ बॉयड एलेक्स के साथ कॉलोनी हाउस में आता है और टेली की लाश को देखकर सबके सामने ऐसा शो करता है कि जैसे उसको इस बारे में कुछ पता ही ना हो। और उस जगह पर अकोस्टा भी थी, जो कि किसी भी हाल में टेली के कातिल के बारे में पता करना चाहती थी। अब आगे जब डोना वहां पर आती है तो उसे लग रहा होता है कि यह भी सैरा ने किया होगा, जिस पर पहले बॉयड डोना को बाद में शेरिफ स्टेशन में आने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ विक्टर सैरा से जैस्पर की तरह बात करने को कह रहा था, ताकि उसे सब कुछ याद आ सके, मगर सैरा ऐसा नहीं कर पाती, जिससे कि विक्टर तंग होकर टैबी को बुलाने के लिए कहता है। उधर टैबी अभी जिम से बात कर रही थी, जहां पर जिम उसको थॉमस के कॉल के बारे में बताता है और उसे लग रहा था कि वहां पर जो कुछ भी है वो चीज उनके बारे में सब जानती थी। तभी सैरा उनके घर के बाहर आकर टैबी को विक्टर की हालत के बारे में बताती है और टैबी भी तुरंत ही विक्टर के पास जाकर उसको संभालने की कोशिश करने लगती है। विक्टर काफी पैनिक कर रहा था, पर जैसे तैसे टैबी उसको संभालते हुए सब कुछ याद करवाने की कोशिश में लग जाती है। अब हम एल्गिन को देखते हैं, जो कि उस फोटो को देखने के बाद क्लिनिक से IV ड्रिप लेकर कॉलोनी हाउस में आ जाता है और अपना खून एक जार में निकालता है। और तब हम देख पाते हैं कि उस फोटो में इस बार एक ब्लड पैकेट बना हुआ था। खैर जैसे ही एल्गिन खून निकालता है, तभी उसे एक फोटो दिखती है, जिसको देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वहीं अब हम जिम को देख पाते हैं, जो कि टैबी के सही से बात ना करने की वजह से जेड के ऊपर चिल्लाने लगता है, क्योंकि जिम को ऐसा लग रहा था कि शायद से टैबी जेड की वजह से ही उस जगह से और ज्यादा जुड़ने की कोशिश कर रही है। इस पर जेड भी जिम के ऊपर भड़क कर वहां से चला जाता है। अब हम लोग तो जानते हैं कि टैबी का जरूर इस जगह से कोई कनेक्शन पहले से ही था, क्योंकि उसको इस जगह की काफी चीजें उसके बचपन में भी दिखती थीं। खैर तभी हेनरी, जो कि उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था, वो जिम को समझाने की कोशिश करता है कि उसको भी टैबी की बात सुननी चाहिए, क्योंकि हेनरी खुद भी पहले मिरांडा की बात पर भरोसा नहीं करता था और काफी बार उनकी लड़ाई भी हुआ करती थी, और आज उसको इस बात का बहुत ही ज्यादा पछतावा है। अब आगे हम फातिमा को देख पाते हैं, जिसके पास एलेक्स आता है और अभी भी फातिमा काफी ज्यादा डरी हुई थी। एलेक्स भी उसको समझाता है और थोड़ी देर बात करने के बाद वहां से चला जाता है। अब फातिमा जब रो रही होती है तो उसको भी झोपड़ी में किमोनो वुमन दिखाई देती है, जो कि अगले ही पल गायब हो गई थी, पर फातिमा काफी ज्यादा डर गई थी।
मीनवाइल हम जूली को देख पाते हैं जो कि इस बार एथन के साथ उस टूटे हुए स्ट्रक्चर के पास जा रही थी, और उसी दौरान हम जूली की बातों से जान पाते हैं कि जब से वो म्यूरियल और रैंडल उस ट्रांस स्टेट से वापस आए हैं तब से उन्हें हर समय किसी के चिल्लाने की और टॉर्चर होने की आवाज आती रहती है। पर जब वो रैंडल के साथ उस स्ट्रक्चर के पास गई थी तभी अचानक से सब कुछ शांत हो गया था, यानी कि वो लोग उस जगह से जुड़े हुए थे और इसलिए वो उस जगह पर वापस जाना चाहती है ताकि कुछ राज खुल पाए। तब वो टूटे हुए स्ट्रक्चर के बीच में जाने से डर रही थी, पर तभी इथन उसको समझाकर उसका हाथ पकड़कर उसको स्ट्रक्चर में ले जाता है। तब अचानक से ही जूली उस जगह पर आ गई थी जहां पर उसको, म्यूरियल को और रैंडल को टॉर्चर किया जा रहा था, जिसको देखने के बाद जूली बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और यह वही जगह थी जहां पर मार्टिन को भी टॉर्चर करा गया था, जबकि असल दुनिया में हम देख पाते हैं कि जूली को स्ट्रक्चर के बीच में पहुंचते ही सीजर्स आ रहे थे और उसकी आंखें वापस से सफेद हो चुकी थी, जिसको देखकर ईथन तुरंत ही टाउन की तरफ भागता है ताकि वो हेल्प ला सके। मीनवाइल विक्टर अभी भी धीरे धीरे सब कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था और उसको याद आता है कि जब उसने क्रिस्टोफर और जैस्पर को बात करते देखा था तब वह असल में अपनी बहन एलोइस के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था, और जब वो चर्च के बेसमेंट में गया था तो वहां पर उसने क्रिस्टोफर को जैस्पर से बात करते हुए देखा था। यह सुनकर टैबी उसको अपने साथ चर्च के बेसमेंट में लेकर जाती है, जहां पर आकर अब विक्टर को याद आता है कि असल में उस दिन क्रिस्टोफर जैस्पर से नहीं बल्कि व्हाइट बॉय से बातें कर रहा था, और उस व्हाइट बॉय ने क्रिस्टोफर को यह बताया था कि अंत के सारे जवाब शुरुआत में मिलेंगे। और इन सब की शुरुआत कुछ बच्चों से हुई थी जो कि अंधेरे में पैदा हुए थे, और उनके ही रिश्तेदारों ने गांव वालों के साथ मिलकर किसी डीमन यानी कि शैतान को उन बच्चों की बलि चढ़ाकर अमर होने का वरदान हासिल कर लिया था। और बाद में जब उन बच्चों को पत्थरों में दफनाया गया तब उन बच्चों की आत्माओं ने अपने वापस आने के उम्मीदों को पेड़ों की जड़ों में डाल दिया था, जिसकी वजह से ही वो ताबीज और बाद में ये फार अवे ट्रीज बन गए थे। और व्हाइट बॉय उस दिन क्रिस्टोफर से चाहता था कि वह फार अवे ट्री में जाकर उन बच्चों की हेल्प करे, यानी कि ये जो फार अवे ट्रीज हैं ये कुछ और नहीं बल्कि इन्हीं अंगुई बच्चों के लास्ट होप्स हैं, और शायद से इन्होंने फार अवे ट्रीज के जरिए खुद को रियल वर्ल्ड से अटैच कर लिया है। आपको याद होगा कि मिरांडा को पार्क में एक फार अवे ट्री भी दिखाई दिया था जहां से उसको आवाजें आया करती थी, तो हो सकता है कि ये अंगुई बच्चे ही बाहरी दुनिया से भी हेल्प मांग रहे हों। खैर, अब वापस स्टोरी पर आते हैं, जहां क्रिस्टोफर को व्हाइट बॉय और उसकी बातें उसकी इमेजिनेशन लगती हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टोफर ने अंगुई बच्चों की हेल्प करने से मना कर दिया था। और बाद में ये सब बात विक्टर ने मिरांडा को बता दिया था, जिसके बाद ही मिरांडा वहां से अंगुई बच्चों को बचाने के लिए निकल गई और उसके पीछे पीछे एलोइस भी चली गई, और फिर वो दोनों कभी वापस लौटकर नहीं आए। अब यह सब बातें याद आने के बाद विक्टर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मिरांडा और एलोइस की जान उसकी वजह से गई है। मीनवाइल अब टाउन के अंदर अकोस्टा और कैनी जब टेली की मौत के बारे में पता करने के लिए सबसे बात करते हैं तो अकोस्टा को सैरा और उसकी पास्ट की हरकतों के बारे में पता चल जाता है। इनफैक्ट टाउन में मौजूद ज्यादातर लोगों को यही लग रहा था कि टेली को सैरा ने ही मारा होगा। अब यह बात सुनकर अकोस्टा तुरंत ही कैनी के साथ सैरा के पास जाने लगती है, लेकिन तभी ईथन उनके पास भाग कर आता है और उन्हें जूली की हालत के बारे में बोलता है। तब दोनों ही भागते हुए जूली के पास जाने लगते हैं। वहीं अब जूली को अपने ट्रांस स्टेट में अचानक से उस डंजियन में मार्टिन दिखाई देता है, जो कि उसका भी नाम जानता था, और इत्तेफाक से ये वो समय था जब सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में बॉयड फार अवे ट्री के अंदर से जाकर एक पतले कुंबे में फंस गया था। और अब सवाल ये उठता है कि जब मार्टिन के हाथ बंधे हुए थे तो बॉयड को बचाने के लिए नीचे रस्सी किसने फेंकी थी? तो यहाँ पर इस बात का भी जवाब हमें मिल जाता है। दरअसल मार्टिन ने ही जूली से बोलकर उस कुएं के अंदर रस्सी फेंकने को कहा था, मगर उसको नहीं पता था कि वहाँ पर कौन फंसा हुआ था। जिसके बाद जूली जब वहाँ से निकलने के लिए गेट के पास आती है तो सीधा उन सुरंगों के पास पहुँच गई थी जहाँ पर सेकंड सीजन की शुरुआत में विक्टर टैबी को सुरंगों और मॉन्स्टर्स के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रहा था।
तो यहाँ पर हम एक चीज कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जूली है वो शायद से एक स्टोरी वॉकर है या फिर टाइम ट्रैवलर है, यानी कि वो इस टाउन की कहानियों में पीछे किसी टाइमलाइन में भी जा सकती है। खैर तभी जूली को वापस से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो डर जाती है, पर तब तक उस स्ट्रक्चर के पास अकोस्टा और कैनी भी आ गए थे और जैसे ही वो जूली को उस स्ट्रक्चर से बाहर निकालते हैं वैसे ही वो नॉर्मल हो जाती है और ट्रांस स्टेट से बाहर आकर जल्दी से ईथन को गले लगा लेती है, यानी कि यह जगह ही कुछ खास थी। और जैसे ही यहाँ पर कोई भी नॉर्मल इंसान आता है जैसे कि बॉयड वगैरह, तो उनको उस मार्टिन वाले डंजियन में जाने के लिए कोई आग जलाना होता है, जैसा कि सीजन 2 के एंड में बॉयड ने मशाल जलाया था। लेकिन जूली, रैंडल और म्यूरियल बस उस स्ट्रक्चर में जाते ही डंजियन में पहुंच जाते हैं क्योंकि उन लोगों के आत्माओं को वहां पर डीमन ने टॉर्चर किया था। खैर अब हम बॉयड और एलेक्स को देखते हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो फातिमा को कहां पर लेकर जाएं, क्योंकि अगर फातिमा के बारे में सबको पता चल जाएगा तो उसको भी सीधा बॉक्स में डाल दिया जाता। एलेक्स ये चाहता था कि वो एक ताबीज लेकर फातिमा के साथ जंगलों में चला जाए और जब फातिमा की हालत थोड़ी सही हो जाएगी तो वो उसको वापस लेकर आ जाएगा, जिस पर बॉयड नहीं मान रहा होता क्योंकि फातिमा एलेक्स के लिए भी खतरा साबित हो सकती थी। अब तभी डोना वहां पर आकर यह बताती है कि सभी सैरा को पकड़ने जा रहे हैं, लेकिन तब बॉयड डोना को सारी सच्चाई बता देता है, जिसको सुनने के बाद डोना को काफी अजीब लग रहा था और अब वो यह चाहती थी कि वो इस बारे में टाउन वालों को बता दे ताकि लोग सैरा के ऊपर शक करना बंद कर दें। इसलिए डोना वहां से चली जाती है। अब क्योंकि फातिमा को बचाने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए बॉयड, एलेक्स और फातिमा की जंगल में जाने वाली बात को मान जाता है और दोनों ही सामान पैक करके फातिमा के पास जाते हैं। लेकिन अब तक फातिमा उस जगह से गायब हो चुकी थी कि तभी हम एल्गिन को देख पाते हैं, जो कि फातिमा को लेकर उसी स्टोरेज हाउस के सीक्रेट रूम में आ गया था जहां पर एक लाश मिली थी और उसने फातिमा को झूठ बोला था कि एलेक्स ने उसे वहां पर बुलाया है। लेकिन फातिमा को जब वहां पर एलेक्स नहीं मिलता तो वो समझ जाती है कि एल्गिन ने उससे झूठ कहा था, इसलिए वो वहां से भागने की भी कोशिश करती है, मगर एल्गिन जबरदस्ती उसे अंदर लाकर रूम में बंद करने लगता है क्योंकि उसके हिसाब से फातिमा का बच्चा बहुत ही ज्यादा खास था और ऐसा उसे किमोनो वुमन ने भी कहा था कि फातिमा के बच्चे की मदद से ही वो लोग बाहर जा सकते थे। जिसके साथ ही एपिसोड 8 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 9 की शुरुआत में हम बॉयड और एलेक्स को फातिमा को जंगल में ढूंढते हुए देखते हैं। तब बॉयड डिसाइड करता है कि सुबह जाकर वो लोग उसे ढूंढेंगे क्योंकि जल्दी ही अंधेरा होने वाला था। पर एलेक्स को फातिमा की बहुत चिंता हो रही थी। किसी को पता ही नहीं था कि वह कहां पर है। तभी अचानक से बॉयड का हाथ आज इतने समय बाद वापस से कांपने लगता है और मैंने आपको बताया भी था कि उसको पार्किंसंस डिजीज थी और अब उसे कमजोरी फील होने लगी थी। वहीं दूसरी ओर फातिमा को एल्गिन समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसके बच्चे की वजह से ही वो घर जा पाएंगे। तब एल्गिन फातिमा को अपना खून पीने के लिए देता है क्योंकि उसका बच्चा बहुत ही ज्यादा भूखा था। पहले तो फातिमा उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन 2 सिप के बाद वो खुद ही जल्दी जल्दी उस खून को पीने लगती है। और जैसा कि हमने हर एक हॉरर मूवी के अंदर देखा है कि जब भी कोई डिमोनिक एंटिटी किसी भी लेडी के पेट में होता है तो उसको सड़ी हुई सब्जियां और सड़ा हुआ मीट या फिर खून अच्छा लगता है। खैर अब सीन विक्टर की तरफ शिफ्ट होता है, जहां उसको सब कुछ याद आने के बाद वह चर्च से कहीं जाने लगता है। तब टैबी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे जो भी याद आ रहा है उससे वह सबकी हेल्प कर सकता है, मगर विक्टर उसकी बात को नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। इतने में ही वहां पर कैनी आकर टैबी को हॉस्पिटल में जूली के पास लेकर चला जाता है, जहां पर जूली अब एकदम नॉर्मल फील कर रही थी। पर एक रात के लिए क्रिस्टी जूली को क्लिनिक में रखना चाहती थी। उसी समय जिम जूली से जानने की कोशिश करता है कि उसके साथ जंगल में हुआ क्या था, पर जूली उसे कुछ भी सही से नहीं बताती और इतने में ही वहां पर टैबी आ गई थी, इसलिए जिम कुछ सोचते हुए सीधा रैंडल के पास चला जाता है, जिसे अभी भी उन कीड़ों की आवाज आती थी जिससे वो काफी फ्रस्ट्रेट होता रहता।
फिर जब जिम उसके पास जाता है तो उस दौरान जिम रैंडल से जानना चाहता था कि ट्रांस स्टेट में आखिर उनके साथ हुआ क्या था, पर रैंडल भी उस बारे में बात करने में झिझक रहा था। साथ ही साथ वो जिम से जूली को ड्राइविंग सिखाने के लिए कहता है, क्योंकि हो सकता है कि कभी ना कभी जूली को उसकी जरूरत पड़ सकती है। तभी एलेक्स बॉयड को लेकर शेरिफ स्टेशन में वापस आ गया था, जहां पर इस बार उसका पैर भी थोड़ा सा अकड़ना चालू कर देता है। अपने इस बीमारी के बारे में बॉयड पहली बार एलेक्स को बताता है और एलेक्स इस बात से भी थोड़ा दुखी था। अब तभी बाहर एक मॉन्स्टर आकर बॉयड को प्रोवोक करती है और बॉयड भी गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डोना कॉलोनी हाउस में आकर उस समय को याद करने लगती है जब उसने फातिमा के लिए पार्टी रखी थी। खैर, अब रात में जिम और टैबी क्लिनिक में ही परेशान होकर सोच रहे थे कि आखिर जूली उनसे क्या छुपा रही है। अब अगले सीन में हम सैरा को देखते हैं, जिसने नाथन के टॉय को ग्लू से जोड़ लिया था कि तभी उसको वापस से वही आवाजें आने लगती हैं, जिससे कि सारा काफी ज्यादा डर गई थी और वह तुरंत ही सुबह इस बारे में जाकर बॉयड को बताती है। खैर, अब सैरा को जो आवाजें आई थीं, उन्होंने उससे कहा था कि फातिमा अकेली है, डरी हुई है और उसको कोई लेकर गया है। साथ ही साथ वो बॉयड के ऊपर हंस भी रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो लोग फातिमा को बचा नहीं पाएंगे और ना ही उसे टाइम पर ढूंढ पाएंगे। अब सैरा की इस बात को जानकर एलेक्स और बॉयड दोनों ही काफी डर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम एल्गिन को देखते हैं, जो कि इस बार जब फातिमा के पास आता है तब तक फातिमा का पेट सच में काफी बाहर आ गया था और फातिमा को दर्द भी हो रहा होता है। तब वो एल्गिन से उसको उठाने में हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन जब एल्गिन ऐसा कर रहा होता है तो फातिमा उल्टा उस पर हमला करके वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर एल्गिन उसको फिर से पकड़कर अंदर बंद कर देता है। मीनवाइल विक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और कॉलोनी हाउस में वो अपनी सारी पुरानी चीजों को बाहर फेंक रहा था ताकि उसे कुछ भी याद न आए। तब अकोस्टा और कैनी उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। अब विक्टर खुद को मूर्ख कह रहा होता है और वो डोन्ना की कुल्हाड़ी लेकर किसी पेड़ को काटने के लिए चला जाता है, लेकिन अकोस्टा और कैनी इस बात पर इतना ध्यान नहीं देते। अब आगे हम जिम को देखते हैं, जो कि इस बार ईथन, जूली और टैबी को लेकर डाइनर में आता है, जिसको अब बख्ता चला रही थी और डाइनर को ओपन करने में ईथन और कैनी ने उसकी बहुत हेल्प करी थी। लेकिन ईथन का मूड वहां पर सही नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी वजह से ही पिछले दिन जूली की तबीयत खराब हुई थी, जिसके चलते ईथन वहां से चला जाता है। साथ ही साथ जूली भी वहां से चली गई थी। वहीं बॉयड जाकर सैरा की बात के बारे में डोन्ना को बताता है, तो यह सुनकर डोन्ना टाउन के लोगों से मदद मांगने का डिसाइड करती है। अब टाउन के लोगों को इकट्ठा करके डोन्ना सबको फातिमा के गायब होने के बारे में बताती है और सबसे उसे ढूंढने की कोशिश करने के लिए बोलती है। तब एल्गिन भी वहां पर आ गया था। अब दो लोगों के ग्रुप में डिवाइड होकर फातिमा को ढूंढने के लिए सब चले जाते हैं। बॉयड कैनी के साथ जाता है और एल्गिन जानबूझकर एलेक्स के साथ जाता है। जूली टैबी के साथ गई थी, जिम ईथन के साथ और डोना अकोस्टा के साथ। वहीं हम फातिमा को देख पाते हैं, जिसको रूम की जमीन में एक गेट मिलता है, जिसके ऊपर से वो मिट्टी हटाने लगती है। वहीं अकोस्टा कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि सैरा ने ही फातिमा और टेली को जान से मारा होगा। तब डोना उसे शांत रहने के लिए कहकर उस पर भरोसा करने के लिए कहती है। अब बॉयड कैनी को अपनी बीमारी के बारे में बताता है, तो वो उसे यह कहता है कि अगर उसे आगे चलकर ज्यादा दिक्कत होती है तो उसे ही बॉयड की जगह लेनी पड़ेगी, जिस पर कैनी उसकी जगह लेने के लिए मना कर देता है, पर वो वापस से डेप्यूटी की पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए मान गया था। वहीं जेड अब कुछ समझने के लिए अपने गार्डन में एक बॉटल ट्री बना रहा था। तब उसको अपने सामने वापस से जास्पर दिखता है और इस बार वहाँ क्रिस्टोफर भी था, लेकिन तभी जास्पर जोर से चिल्लाता है और जेड लैडर से नीचे गिरते गिरते बचता है। तब तक वहाँ पर हेनरी भी आ चुका था और जेड से बात करना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे जेड की हालत विक्टर जैसी ही लग रही थी। तब जेड हेनरी को समझाने की कोशिश करता है कि विक्टर असल में अपने हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि इस जगह ने उसको ऐसा बना दिया है। वो एक टार्जन है इस जंगल का, जो वहाँ पर बचपन से पला बढ़ा है
और लोग उसे पागल समझते हैं क्योंकि उसे अभी के टाइम की चीजों के बारे में नहीं पता। तब हेनरी भी कहीं ना कहीं जेड की बात को समझता है। अब वहीं हम विक्टर को देखते हैं जो कि गुस्से में उस फार अवे ट्री को काटने के लिए गया था क्योंकि उसको लग रहा था कि उसी पेड़ की वजह से सब बुरा होता है। इतने में ही विक्टर के सामने व्हाइट बॉय आकर उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो पेड़ जरूरी था। तब विक्टर उससे पूछता है कि वो सीधा सीधा विक्टर की हेल्प क्यों नहीं करता, पर व्हाइट बॉय के हिसाब से वो ऐसा नहीं कर सकता। उन सब लोगों को सब कुछ खुद ही समझना होगा। विक्टर नोटिस करता है कि व्हाइट बॉय पहले से थोड़ा लंबा हो गया है और इसके बारे में पूछने पर व्हाइट बॉय कहता है कि वहाँ पर चीजें तेजी से बदल रही हैं। इतना बोलकर व्हाइट बॉय वहाँ से चला जाता है। तब विक्टर भी परेशान होकर टाउन की तरफ वापस आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स एल्गिन के साथ फातिमा को ढूंढते हुए परेशान हो रहा था। तभी एल्गिन उससे बात करते हुए कहता है कि हो सकता है कि फातिमा एकदम सही हो और उनका बच्चा सबकी हेल्प कर सकता हो और इसलिए ही वो गायब हुई हो ताकि वो सबकी हेल्प कर सके। पर एलेक्स को एल्गिन की इस बात का मतलब समझ नहीं आता और वो वापस से उसे ढूंढने में लग जाता है। वहीं अब जूली और टैबी को दिखाया जाता है, जहां पर जूली टैबी को डंजियन में जाने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ था वो सब बताती है कि कैसे उसने चेन से बंधे हुए एक आदमी को देखा था यानी कि मार्टिन को, और बाद में बच्चों की आवाज उसने सुनी। साथ ही साथ गुफा के अंदर हुई विक्टर और टैबी की आवाज भी उसने सुनी थी। तब टैबी उसे जैसे तैसे शांत करवाती है। तभी अचानक से टैबी के सामने उन्हीं अंगूई बच्चों में से एक बच्ची आती है और उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहती है। अब उसके पीछे पीछे चलते हुए टैबी और जूली दोनों ही उस स्टोरेज रूम के पास आ गए थे जहां पर एल्गिन ने फातिमा को कैद करके रखा हुआ था। नीचे फातिमा अभी उस गेट को खोलने की कोशिश कर रही थी जो कि उससे नहीं खुलता। तभी उसके सामने किमोनो वुमन आती है और उसका मुंह बंद कर देती है ताकि उसकी आवाज बाहर ना जा सके, यानी कि किमोनो वुमन यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अब टैबी जब स्टोरेज रूम में जाने लगती है तो उसे छोटे विक्टर की आवाज आती है। नीचे ही वहाँ पर विक्टर भी था जो कि वहाँ पर उस दिन को याद करने आया था जब मिरंडा उसको उस जगह पर छोड़कर गई थी। और क्योंकि अब विक्टर को लग रहा था कि वो ही मिरंडा की मौत का कारण है, तो टैबी उसको हग करके समझाने की कोशिश करती है कि उस समय वो बस एक बच्चा था। तभी टैबी को थोड़ा सा अजीब लगता है और उसे वो विजन्स आता है जब मिरंडा ने एलोइस और विक्टर को गले लगाकर उन्हें आखिरी बार आई लव यू कहा था और बाद में वो फार अवे ट्री के पास जाने लगी थी। और यह देखकर तो टैबी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि दरअसल टैबी खुद ही अपने पिछले जन्म में मिरंडा थी। और ये एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग ट्विस्ट था इस सीरीज का, यानी कि पक्का इन लोगों ने पास्ट में ऐसा कुछ करना चाहा था या फिर यह कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसको ये कर नहीं पाए थे, जिसके चलते इन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ा। खैर अब जैसे ही टैबी चिल्लाते हुए बाहर जाती है तो उसे याद आता है कि कैसे वो बस फार अवे ट्री के पास पहुंच गई थी कि तभी वहां पर वो ही स्माइली मॉन्स्टर आ गया था और उसने ही उसको उस समय पर जान से मार डाला था। अब यहाँ पर जब स्माइली मॉन्स्टर ने मिरंडा को मारा था तो मैंने ये नोटिस किया कि उसे ह्यूमन फॉर्म से अपने ओरिजिनल मॉन्स्टर फॉर्म में बदलने के लिए काफी ताकत और एनर्जी लग रही थी और उसके बाद वह अचानक से 4 कदम काफी तेज भागकर उसके ऊपर झपट जाता है। यानी कि अब तक हमें जो लग रहा था कि ये मॉन्स्टर्स दौड़ नहीं सकते हैं, ये तभी सच है जब वो ह्यूमन फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब वो मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तब वो बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करके थोड़ी दूर तक स्प्रिंट भी कर सकते हैं। खैर अब वापस मेन स्टोरी पर आते हैं। अपने पिछले जन्म में मिरंडा के तौर पर आखिरी छड़ों के याद आने के बाद तो टैबी बिल्कुल ही सिहर गई थी और यह सच में काफी ज्यादा भयानक बात था, जिसके साथ ही एपिसोड 9 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 10 की शुरुआत होती है कैन्नी, बॉयड और एलेक्स से, जहां पर एलेक्स एल्गिन की बातों के बारे में बॉयड और कैन्नी को बता रहा होता है। यहाँ पर एलेक्स को एल्गिन पर बहुत ज्यादा शक हो रहा था। उसको लग रहा था कि एल्गिन को फातिमा की लोकेशन पता है और इसी वजह से वो वैसी बातें कर रहा था। अब यह बात जानने के बाद बॉयड कहीं ना कहीं समझ जाता है कि शायद से एल्गिन को भी अब सैरा जैसी आवाजें आ रही होंगी
और इसलिए अभी वो एलेक्स और कैनी से एल्गिन के ऊपर नजर रखने के लिए कहता है और खुद वहां से सैरा के पास जाने लगता है। अब बॉयड सैरा को अपने साथ कॉलोनी हाउस की तरफ लेकर जा रहा था ताकि वो कम से कम एल्गिन को समझा सके कि सैरा को उन आवाजों की वजह से कैसा फील होता था। सैरा भी इस बात पर मान जाती है। वहीं ईथन और जिम घर पहुंचते हैं तो घर के बाहर विक्टर खड़ा हुआ था, जो कि जिम को बताता है कि अचानक से टैबी गिर गई है। और जब जिम अंदर जाता है तो टैबी उसे सब बताती है कि वो पिछले जन्म में मिरंडा थी और विक्टर उसका ही बेटा था। ये सब सुनने के बाद तो जिम के तोते उड़ गए थे। अब जिम तुरंत ही जेड के पास जाता है, जो कि अभी भी उन बॉटल्स से निकले नंबर्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है। वो सबसे पहले तो जेड से पिछले बर्ताव के लिए माफी मांगता है और अब कहीं ना कहीं वो भी चाहता था कि जेड टैबी की हेल्प करे ताकि वो सब कुछ अच्छे से सुलझा सके। तब जेड भी इस पर मान गया था और उन्हें अब सब कुछ सही से सॉल्व करना ही होगा, नहीं तो फिर वो लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब जब दोनों टैबी के पास जाते हैं तो जेड टैबी के पुनर्जन्म की बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन जेड को इस बात पर इतना भरोसा नहीं होता। इसलिए टैबी जेड और जिम से विक्टर के ट्रंक के पास चलने के लिए कहती है। मीनवाइल अब सैरा और बॉयड जब कॉलोनी हाउस में जाते हैं तो बॉयड यह चाहता था कि डोना कॉलोनी हाउस को खाली करवा दे, क्योंकि किसी भी हाल में बॉयड एल्गिन से सही से पूछताछ करना चाहता था। अब डोना इस बात से डर तो गई थी, लेकिन वो फिर भी बॉयड की बात को मान लेती है क्योंकि फातिमा को ढूंढना बहुत जरूरी था। अब कॉलोनी हाउस के अंदर सिर्फ कैनी, एलेक्स, सैरा, डोना, बॉयड और एल्गिन ही बचे थे। अब एल्गिन भी वहां से फातिमा के लिए कुछ सामान लेकर जा ही रहा होता है कि तभी उसे बॉयड और बाकी सब लोग रोक लेते हैं और ऊपर वाले रूम में ले जाते हैं, जहां पर वो लोग उससे पहले तो शराफत से फातिमा के बारे में पूछते हैं। तो एल्गिन इस बात को मान लेता है कि वह फातिमा के लोकेशन के बारे में जानता है, मगर वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताने वाला ताकि फातिमा का बच्चा किमोनो वुमन को सुरक्षित हाल में मिल सके और तभी वो लोग रियल वर्ल्ड में जा पाएंगे, जैसा कि उससे किमोनो वुमन ने कहा था। और एल्गिन यहाँ पर किमोनो वुमन को एक एंजल समझ रहा था। तब सैरा और बाकी सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जगह लोगों के दिमाग के साथ इसी तरह खेलती है, वो कोई एंजल नहीं है। लेकिन एल्गिन अभी भी उस किमोनो वुमन के बातों पर ही भरोसा करके उन लोगों को फातिमा का लोकेशन नहीं बताता है। वो यह भी कहता है कि फातिमा की जल्दी ही डिलीवरी भी होने वाली है। और यह बात सुनकर गुस्से में एलेक्स एल्गिन का गला पकड़ लेता है, पर तभी बॉयड एल्गिन को छोड़कर सभी को बाहर ले जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ गया था कि अब एल्गिन बिना 3rd डिग्री टॉर्चर के उन्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। इसलिए वो डोना से अपना टूल बॉक्स मांगता है। वहीं अब सीन शिफ्ट होता है विक्टर और हेनरी पर, जहां विक्टर हेनरी को 2 पत्थरों के पास लेकर जाता है जिन पर विक्टर ने ड्राइंग्स कर रखा था। उनके बारे में विक्टर यह बताता है कि असल में उन्हीं पत्थरों के नीचे उसने मिरंडा और एलोइस की बॉडी को दफनाया था। यह सारी बातें बताते हुए विक्टर रोने लगता है, क्योंकि सच में वह बहुत दुखी था। वह अपनी माँ से और अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और वह अभी यही चाहता था कि काश वो भी उस दिन खत्म हो जाता, क्योंकि ना तो वो अपनी माँ को बचा पाया और ना ही अपनी बहन को। तब हेनरी उसको गले से लगाकर समझाता है कि इन सब में उसकी कोई भी गलती नहीं है, यह जगह ही मनहूस है और उसे इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। अब वहीं बॉयड जब टूल्स को इकट्ठा कर रहा होता है तब उसके सामने खतरी आ जाता है, जो कि उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है। पर बॉयड उल्टा खतरी पर ही चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो तो अब किसी भी हाल में फातिमा को ढूंढना चाहता था। बेशक से वो जानता था कि एल्गिन सही समझ नहीं पा रहा है, मगर बॉयड के पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। खैर अभी बॉयड खतरी की कोई भी बात नहीं सुनता और टूल्स लेकर ऊपर जाने लगता है। मीनवाइल हम फातिमा को देखते हैं, जो कि लेबर पेन में थी। साथ ही साथ अब वो फ्रस्ट्रेट होकर एल्गिन के खून वाला जार दीवार पर मारकर तोड़ देती है। अब फातिमा को भी लग रहा था कि ये बच्चा डिमोनिक हो सकता है और उसके दिमाग में इस बच्चे को खत्म करने का ख्याल भी आता है। वो एक टूटे हुए बड़े कांच के टुकड़े को उठा लेती है, लेकिन तभी सीन विक्टर के ट्रंक के पास शिफ्ट होता है
जहां पर जेड जिम, टैबी और विक्टर से उस केव वाले हादसे के बारे में बताता है जहां पर उसने पेड़ की रूट्स से बने हुए उस सिंबल को और बच्चों को स्लैब्स पर लेटे हुए देखा था। तब टैबी भी जिम और जेड को बताती है कि असल में वो अंगूरी बच्चे ही दफन होने के बाद फार अवे ट्री बन गए। इसको सुनकर जेड समझ जाता है कि जब से वो वहां पर आया है तब से ही वो बच्चे उससे हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे थे, पर वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और अब वो जंगल की तरफ चिल्लाकर कहता है कि अगर वो सच में हेल्प करना चाहते हैं तो उन्हें कोई साफ साफ इशारा देना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अचानक से ही रैंडल को उन्हीं झिंगुरों की आवाज आती है और इस बार उनके भनभनाने की आवाज बंद ही नहीं हो रही थी। इसलिए वो म्यूरियल और क्रिस्टी से इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट के बारे में पूछता है, जिसकी मशीन नीचे बेसमेंट में थी। तब रैंडल उन आवाजों को बंद करने के लिए अपने दिमाग पर उस मशीन से झटके देने वाला था, लेकिन तभी म्यूरियल आकर उसे किसी तरह से संभालती है और रैंडल उसे हक कर लेता है। अब रैंडल को म्यूरियल ने सुला दिया था। रैंडल की हालत देख क्रिस्टी भी इस बात को समझ जाती है कि म्यूरियल का मूड भी उसी ट्रांस स्टेट के बाद से खराब रहता होगा और वो बस नॉर्मल होने का दिखावा करती होगी। खैर, अब सीन कॉलोनी हाउस में शिफ्ट होता है जहां बॉयड सारे टूल्स लेकर एल्गिन के पास आ गया था। अब एल्गिन को डराने के लिए पहले तो उसके सामने सारे टूल्स निकालने लगता है कि तभी अचानक से पोलरॉइड कैमरा से एक फोटो बाहर आती है, जिसको देखकर बॉयड एकदम चौंक गया था, पर अभी वो इस बात पर ध्यान नहीं देता और एल्गिन को बांधने के बाद हैमर लेकर उसके पास आता है। एल्गिन से लगातार उस फोटो के बारे में पूछ रहा था, जिसमें असल में उस घर की फोटो थी जो कि बॉयड की वाइफ ने उसको रियल वर्ल्ड में गिफ्ट दिया था। तब एल्गिन बॉयड को समझाने की कोशिश करता है कि किमोनो वुमन जो कि उसके हिसाब से एक एंजल है, वो ये कहना चाहती है कि उसे बस वेट करना है और फातिमा का बच्चा होते ही वो लोग घर वापस जा सकते हैं। पर बॉयड समझ रहा था कि ये किमोनो वुमन भी कोई डिमोनिक क्रीचर ही होगी, इसलिए वो आखिरी बार एल्गिन से फातिमा की लोकेशन के बारे में पूछता है। मगर जब एल्गिन बताने से मना कर देता है तो बॉयड उसके हाथ को हथौड़े से मारकर तोड़ देता है। इतने में ही नीचे अकोस्टा भी आ गई थी, जो कि जब ऊपर एल्गिन के चिल्लाने की आवाज सुनती है तो सबके रोकने के बाद भी वो ऊपर चली जाती है, जहां पर वो बॉयड को ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रही थी। तब बॉयड उसको समझाने के लिए अपने साथ नीचे लेकर आता है। वहीं अब हम जूली और ईथन को देख पाते हैं, जहां पर ईथन से बात करते हुए जब जूली उसको मार्टिन और डंजियन वाली बात बताती है तो ईथन उसको समझाता है कि असल में जूली एक स्टोरी वॉकर है जो कि टाइम में कहानी के किसी भी चैप्टर में जा सकती है। अब इस बात को सुनकर जूली बहुत खुश होती है। अब वो चाहती थी कि टाइम में पीछे जाकर थॉमस की जान को बचा ले, पर ईथन के हिसाब से ये चीजें इस तरह से काम नहीं करती। टाइम पैराडॉक्स की वजह से किसी भी चैप्टर के खत्म होने के बाद एक स्टोरी वॉकर भी उसको चेंज नहीं कर सकता। वहीं कॉलोनी हाउस में बॉयड अकोस्टा और बाकी सबको समझा रहा होता है कि उसको फातिमा की जान किसी भी हालत में बचानी पड़ेगी। अब इसी बीच सैरा वहां से निकलकर ऊपर चली जाती है और क्योंकि अब वो बॉयड को और ज्यादा टूटते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो खुद वहां पर पड़ा हुआ एक पेचकस उठाकर सीधा एल्गिन की आंख में घुसा देती है, जिससे कि एल्गिन की एक आंख फूट जाती है और उसने फातिमा को लोकेशन के बारे में भी बता दिया था। अब एल्गिन के चिल्लाने की आवाज सुनकर जब सब ऊपर जाते हैं तो सैरा उन्हें फातिमा के लोकेशन के बारे में बताकर वहां भेज देती है। वैसे अगर आपको याद हो तो लेक के पास जेड के सामने एक बंदा आया था ना, जिसकी एक आंख फूटी हुई थी, और यहाँ पर एल्गिन की भी सेम आंख फोड़ दी गई है, तो हो सकता है कि एल्गिन उसी का ही पुनर्जन्म हो। और वो आदमी खोपड़ी से खून भी पी रहा था, जैसे कि एल्गिन अपने खून को निकालकर फातिमा को पीने के लिए दिया था। और टाउन में आने से पहले एल्गिन को बस में भी तो इस जगह का सपना आया था, यानी कि वो पहले से ही इस जगह से जुड़ा था। खैर, अब दूसरी तरफ जिम, जेड और टैबी अभी भी उन मिले हुए नंबर्स के बारे में सोच रहे थे। अब ये सारे 12 नंबर्स थे जिनको अलग अलग कॉम्बिनेशन में अरेंज करके रखा गया था। जेड को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये नंबर्स क्या हो सकते हैं। अब तभी जिम उसको यह बताता है कि उसकी माँ उसको हमेशा बोलती थी कि म्यूजिक के अंदर 12 कीज होती हैं,
जिन्हें की अलग अलग कॉम्बिनेशन में लगाकर लोग धुन बनाया करते थे। और म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। अब यह बात समझ में आ जाने के बाद जेड बहुत खुश होता है और वो जिम से उसके बेसमेंट से विक्टर का वायलिन लाने के लिए कहता है और खुद टैबी के साथ जाकर उन नोट्स को मेलोडी के हिसाब से अरेंज करने लगता है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो यह थी कि शुरू की मेलोडी बनते ही जेड को आगे की धुन अपने आप आ गई थी। तब वो जल्दी से उन्हें डार्ट बोर्ड के पास अरेंज करने लगता है, जिसको देखकर जिम और टैबी भी शॉक्ड हो गए थे। अब उन्हें इस धुन के बारे में पता तो चल गया था, पर उन्हें अभी ये नहीं समझ आ रहा था कि उन्हें वो धुन बजानी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि ये धुन डीमोनिक भी हो सकती थी। पर अभी के लिए वो उस धुन को टाउन में ना बजाकर उसी फार अवे ट्री के पास जाकर बजाने का फैसला करते हैं। वहाँ पर जाकर जब वो उस धुन को बजाते हैं तो जेड और टैबी के सामने वो अंगूई बच्चे आ गए थे जो कि जिम को नहीं दिख रहे होते। तब एक लड़की टैबी के पास आकर अंगूई बोलती है और जैसे ही टैबी और जेड उस शब्द को एक बार और सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। अब दोनों ही बहुत इमोशनल भी हो गए थे। असल में यहाँ पर अंगूई शब्द का मतलब होता है रिमेम्बर अस, और ये बच्चे इन सबको इनकी पिछले जन्मों की मेमोरीज को याद करने के लिए कह रहे थे। और तब जाकर हम यह जान पाते हैं कि असल में इतने समय से वो बच्चे जेड और टैबी को ही इसी वजह से दिख रहे थे, क्योंकि जेड खुद पिछले जन्म में क्रिस्टोफर था और वो दोनों सबसे पहले उस टाउन में आए थे जहाँ पर उन्हें उन बच्चों को बचाना था, क्योंकि उनमें से एक उनकी बेटी भी थी पर वो उन्हें बचा नहीं पाए थे। जिसके बाद से वो अपने हर जन्म में आकर उन बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो हर जन्म में फेल होते जाते थे। टैबी अपने हर जन्म में वैसे ही ब्रेसलेट बनाया करती थी और यही रीजन था कि हेनरी के पास वो वाला ब्रेसलेट था। और यह धुन जो होती है ना, वो दोनों अपने बच्चों को सुनाया करते थे। और ये सब साल 1506 से स्टार्ट हुआ था और उस जन्म में टैबी और जेड पति पत्नी थे। खैर, अब जिम को इन सब बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है और उसको तो अंगूई बच्चे दिख भी नहीं रहे थे, जिस वजह से उसको ऐसा लग रहा था कि मानो ये मनहूस जगह उनके दिमाग के साथ खेल रहा हो। पर अभी टैबी उससे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ने को बोलकर कहीं जाने लगती है। अब तभी हम फातिमा को देखते हैं जो कि अपनी बेली पर एक कट लगाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो किमोनो वुमन आ गई थी जो कि फातिमा को ऐसा करने से रोकती है। और उसी समय फातिमा का वाटर ब्रेक डाउन हो गया था। तब किमोनो वुमन फातिमा की डिलीवरी करवाने लग जाती है। तब फातिमा को एक बेबी होता है जिसको किमोनो वुमन गोद में ले लेती है। तभी वहाँ फ्लोर पर बना वही ढक्कन अपने आप ही खुल जाता है, जिसको कि फातिमा पूरी ताकत लगाकर खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं खोल पाई थी। अब किमोनो वुमन उस बेबी को लेकर उसी ढक्कन के नीचे बने टनल में चली जाती है। अब इतने में ही वहाँ पर अंदर बॉयड, केन्नी और एलेक्स आ चुके थे। फातिमा उनसे बताती है कि सब उन बच्चों से शुरू हुआ था जिनके गांव वालों ने अमर होने के लिए उनको मार दिया था, जिसकी वजह से डीमन ने उन्हें अमर तो कर दिया था, लेकिन उनको मॉन्स्टर्स के रूप में अपना गुलाम बना लिया था। और ये सारे मॉन्स्टर्स असल में साल 1506 में इस गांव के असली निवासी थे। अब ये सब सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तब बॉयड भी उसी टनल में जाने लगता है, जिससे कि वो आगे बढ़ते हुए उन्हीं सुरंगों में पहुंच गया था जहां मॉन्स्टर्स दिन में सोते थे, लेकिन अभी सारे मॉन्स्टर्स जगे हुए थे। और तब किमोनो वुमन उनके बीच जाकर उस बेबी को रख देती है और अचानक से ही वो बेबी बड़ा होकर शॉकिंगली स्माइली मॉन्स्टर बन जाता है, यानी कि वही मॉन्स्टर जिसको बॉयड ने मारा था। अब ये देखने के बाद तो बॉयड बहुत ही ज्यादा सहम जाता है। अब सीन जिम की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होकर अपनी आरबी के पास था। और तभी उसे जूली की आवाज आती है, जो कि अभी वाली जूली से काफी ज्यादा अलग लग रही थी। साथ ही साथ उसके गाल पर एक स्क्रैच का निशान भी था, जो कि रैंडल के स्कार जैसा ही था। उसके बाल भी थोड़े से अलग थे और उसका स्टाइल भी काफी अलग था, जिससे कि हम लोग समझ सकते हैं कि अभी वाली जूली नहीं होगी, ये शायद से स्टोरी वॉक करते हुए फ्यूचर से आई हुई जूली होगी। वो किसी से डरते हुए भागते हुए जिम के पास आकर उसे वहां से भाग जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो स्टोरी को चेंज करना चाहती थी। लेकिन ईथन ने तो समझाया ही था कि चैप्टर के एंड होने के बाद स्टोरी वॉकर भी स्टोरी को चेंज नहीं कर सकता।
हो सकता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा होने वाला होगा, जिसे रोकने के लिए जूली फ्यूचर से आई होगी। खैर, अब यहाँ पर वो डरते हुए जिम को वहाँ से भागने के लिए बोलती है, लेकिन जिम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अचानक जूली को क्या हो गया है और आखिर वो किस से डरकर भाग रही है। अब इतने में ही वहाँ पर एक येलो जैकेट में एक बूढ़ा आदमी आता है, जिससे कि जूली बहुत ज्यादा डर रही थी। इस येलो जैकेट वाले आदमी की आंखें बिल्कुल काली थी, वहाँ पर आंखों की पुतलियां ही नहीं थीं। और अगर आप लोगों को याद हो तो मिरांडा ने अपने रियल वर्ल्ड वाले घर के बेसमेंट में इस येलो जैकेट वाले बूढ़े आदमी की भी ड्राइंग बना रखी थी। खैर, अब यहाँ पर जूली को बचाने के लिए जिम इस बुढ़े को डंडे से मारने की कोशिश करता है, मगर उस बुढ़े में बहुत ज्यादा ताकत होती है और वो जिम का गला एक हाथ से ही पकड़कर यह कहता है कि तुम्हारी बीवी को बेसमेंट नहीं खोदना चाहिए था। वो यह भी कहता है कि नॉलेज तो मिलती है, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और इतना कहकर वो बुढ़ा आदमी अपने उंगली से ही जिम का गला काटकर उसे जान से मार देता है, जिसे देख जूली बहुत ही असहाय होकर जोर जोर से रोने लगती है। और इसी के साथ फ्रॉम सीजन 3 का भी दी एंड हो जाता है। तो अब सीजन 3 को देखने के बाद काफी बातें तो क्लियर भी हो गई हैं कि आखिर ये कैसा टाउन है और सब यहाँ पर क्यों फंस जाते हैं, और ये मॉन्स्टर्स या फिर अंगूई बच्चे कौन हैं। अगर ब्रीफली एक्सप्लेन करूं तो साल 1506 में इस गांव के लोग अमर होने के लिए कुछ डीमोनिक रिचुअल्स करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से इस येलो जैकेट वाले बुढ़े और किमोनो वुमन ने मिलकर करवाया होगा, एज ये लोग तांत्रिक रहे होंगे। इस रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए गांव के 7 बच्चों की बलि चढ़ानी रही होगी, जिस वजह से वो लोग मिलकर उस जन्म वाली टैबी और जेड के बच्चों का भी बलि चढ़ा दिए होंगे, जिसको बचाने की हर कोशिश उन दोनों ने करी होगी, लेकिन गांव वालों ने उनको भी मार दिया होगा। व्हाइट बॉय भी हो सकता है कि उन्हीं बच्चों में से एक रहा हो। तभी से गांव के सारे लोग मॉन्स्टर्स बनकर अमर हो गए, लेकिन अंगूई बच्चों से निकले पेड़ फार अवे ट्रीज बन गए। अब हर जन्म में उनके पेरेंट्स और वो सभी अच्छे रिलेटिव्स यहाँ पर फार अवे ट्री की वजह से यहाँ आते हैं और अंगूई बच्चे उनसे हेल्प मांगते हैं, लेकिन किसी वजह से वो लोग इतने जन्म लेने के बावजूद उन बच्चों के आत्माओं को डीमन से आजाद नहीं करवा पाते। हो सकता है कि असली डीमन इसी येलो जैकेट वाले बुढ़े के अंदर आ गया हो, और टैबी भी बचपन के सपनों में जिस आदमी से डरकर पत्थर के पीछे छुप जाती थी, ये वही येलो जैकेट वाला डिमोनिक बुढ़ा रहा होगा। और जूली भी फ्यूचर से यहाँ पर अपने पापा जिम को बचाने ही आई रही होगी, लेकिन चैप्टर के एंड होने के बाद तो स्टोरी वॉकर भी कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये थी फ्रॉम सीजन 3 की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये फ्रॉम सीरीज कैसी लग रही है। इस वीडियो को लाइक और हाइप भी कर देना दोस्तों, क्योंकि इतनी लंबी सीरीज का एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अब नीचे ये कमेंट कर देना कि आपको नेक्स्ट कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए। मैं आप लोगों के डिमांड को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अभी तुरंत से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं।